अध्याय 411 अतीत धुएं जैसा है। कुछ क्षण पहले जब अर्जुन सिल्वर फीनिक्स द्वारा फंसा हुआ था तो मिंग्यू युआन ने जल्दी से कहा, वह एक बंधक को चुराना चाहता है, उसे रोको। मिंग्यू युआन सबसे पहले आगे बढ़ने वाला था। उसके तुरंत बाद ब्लैक फ्लैग, रेड टाइगर और प्रिमोडियल कैओस सेक्ट के लोगों ने भी प्रतिक्रिया व्यक्त की। सभी लोग डोंगलिन और टैन टैंग के लिए लड़ने गए। लेंगवुए ने एक कदम आगे बढ़ाया और चिल्लाया, फीनिक्स घोंसले में लौट आया है। लेंगवुए ने युआन क्यूई प्रकाश की दो किरणें भी संघनित की, एक नीली और एक सफेद। नीला पानी से जुड़ी शक्ति थी, जबकि सफेद हवा से जुड़ी शक्ति थी। नीली युआन क्यूई संघनित होकर जल फीनिक्स में बदल गई, जबकि पवनाधारित युआन क्यूई अनगिनत युआन क्यूई पंखों में परिवर्तित हो गई और जल फीनिक्स के शरीर में घुस गई। इसके तुरंत बाद जल फीनिक्स ने अपना सिर आकाश की ओर उठाया और उसका शरीर अचानक तेजी से घूम गया और आकाश की ओर बढ़ गया। मिंग्यू युआन और अन्य 9 विशेषज्ञ जल फीनिक्स के आकर्षण में पूरी तरह से डूब गए। जल फीनिक्स घूमकर आकाश में उड़ गया और फीनिक्स के आकर्षण ने सभी 9 विशेषज्ञों को अपनी चपेट में ले लिया तथा उन्हें आकाश में ले आया। इसके तुरंत बाद वाटर फीनिक्स ने और भी तेज गति से सभी 9 विशेषज्ञों को अपने शरीर में समाहित कर लिया। वाटर फीनिक्स ने पलटकर देखा, जिसमें 9 विशेषज्ञ भी शामिल थे, और तेजी से नीचे की ओर गोता लगाया। धमाका! पानी का फीनिक्स 9 बड़ी पानी की गेंदों में फट गया। हर पानी की गेंद में एक विशेषज्ञ फंसा हुआ था। 9 लोग पानी की गेंदों में लिपटे हुए थे। वे बाहर निकलने में असमर्थ थे। वे सांस नहीं ले पा रहे थे और उनके चेहरे लाल हो गए थे। हवा के तत्व ऊर्जा के पंख पानी की गेंदों में घुस गए और उन 9 लोगों के शरीर को बेतहाशा काट दिया। उन्हें मत मारो, मैं अभी भी उपयोगी हूं, डोंगवू शांग ने जल्दी से कहा। जैसा कि डोंगवू शांग ने कहा, उसने पहले ही डोंगलिन और टैन तांग को वापस खींचने के लिए अपने युआन क्यूई का इस्तेमाल किया था। लेंगवुए ने हल्के से मुस्कुराया। उसने अपना हाथ हिलाया और 9 पानी की गेंदें तुरंत गायब हो गईं। मिंग्यू युआन और बाकी लोग अंदर से नीचे गिर गए। वे सभी टुकड़ों में कट गए थे, दर्द से कराहते हुए जमीन पर पड़े थे। इस समय अर्जुन भी मूर्ति से बाहर आया और गुस्से में तांग झेंग से कहा, 5 फीनिक्स स्वर्ग पर कदम रख रहे हैं। जुआन किंगजू के साथ आपका वास्तव में क्या संबंध है? इस समय तांग झेंग और लेंगवुए को चौंकने की बारी थी। फिर तांग झेंग ने उत्सुकता से पूछा, आप इस मार्शल कौशल का नाम कैसे जानते हैं? 5 फीनिक्स स्वर्ग पर कदम रख रहे हैं। डोंगवू शांग ने अपने बेटे को बचा लिया, उसके बाद उसे कोई चिंता नहीं रही। उसने उत्सुकता से पूछा, यह किस तरह का मार्शल कौशल है? यह वाकई आश्चर्यजनक है। तान बुहुई और मो ऋषि ने सिर हिलाकर प्रशंसा की, स्वर्गीय गहन संप्रदाय के मार्शल कौशल वास्तव में अद्भुत हैं। तांग झेंग मुस्कुराया और कहा, आपको बताने में कोई बुराई नहीं है। जूनियर सिस्टर लेंग और मैंने जो मार्शल कौशल का इस्तेमाल किया था, उसे वास्तव में स्वर्ग पर कदम रखने वाले 5 फीनिक्स कहा जाता है। इस बिंदु पर तांग झेंग ने अपनी मुट्ठियां आसमान की ओर उठाईं और कहा, स्वर्ग पर चलने वाले इन 5 फीनिक्स को हमारे स्वर्गीय गहन संप्रदाय के मुख्य शिष्य आदित्य ने बनाया था। उस समय आदित्य ने अपनी प्रतिभा से स्वर्ग पर चलने वाले 5 फीनिक्स का निर्माण किया था, जो पूरी दुनिया में फैल गए थे और इसे जुआन किंगजू को उपहार के रूप में दिया था। आदित्य! सभी लोग चौंक गए और डोंगवू शांग की आंखों में चमक आ गई। लेकिन तारों वाले आकाश में नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति कौन है? मुझे उम्मीद नहीं थी कि लिटिल फ्रेंड टैंग इतना भाग्यशाली होगा कि वह आदित्य के मार्शल कौशल को सीख सके। यह वास्तव में ईर्ष्या करने योग्य है। तांग झेंग ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, हालांकि यह अफसोस की बात है कि स्वर्ग में कदम रखने वाले इस 5 फीनिक्स को अपनी अधिकतम शक्ति प्रदर्शित करने के लिए 5 अलग-अलग युआन क्यूई विशेषताओं की आवश्यकता है।
मैं प्रतिभाशाली नहीं हूं। मेरे पास केवल 2 प्रतिभाएं हैं, अर्थ ग्रेड अर्थ वेन और अर्थ ग्रेड फायर वेन। बाद में मुझे सीनियर सिस्टर जुआन किंगजू 5 फीनिक्स स्टेपिंग ऑन द हेवंस द्वारा कुछ चालें सिखाने का सम्मान मिला। मैं पहले ही दुनिया भर की यात्रा कर चुका हूं। एक ही दायरे में किसी प्रतिद्वंद्वी का सामना करना मुश्किल है। तांग झेंग के वर्णन के बाद अर्जुन की अभिव्यक्ति दर्दनाक थी और उसका दिल चाकू की तरह मुड़ गया। अतीत कल की तरह ही जीवंत है। तो दोहरी मेरिडियन प्रतिभा इतनी शक्तिशाली मार्शल कौशल सीख सकती है? डोंग वूशांग बहुत खुश हुआ और बोला, मेरे बेटे, डोंग लिन में भी पृथ्वी ग्रेड दोहरी मेरिडियन की प्रतिभा है। अगर मैं गहन आकाश संप्रदाय को प्रस्तुत करता हूं, तो क्या छोटा दोस्त तांग लिन को स्वर्ग पर कदम रखने वाले 5 फीनिक्स की डेर चाल सिखा सकता है? 2 मध्याह्न प्रतिभा, भयानक। जन्मजात प्रतिभा को पहले मेरिडियन की संख्या से विभाजित किया गया और फिर ग्रेड के आधार पर। उदाहरण के लिए, एक नश्वर श्रेणी का दोहरा मध्याह्न रेखा निश्चित रूप से एक आत्मा श्रेणी के एकल मध्याह्न रेखा से अधिक मजबूत थी, और एक पृथ्वी श्रेणी का दोहरा मध्याह्न रेखा भी एक स्वर्ग श्रेणी के एकल मध्याह्न रेखा से अधिक मजबूत थी। दूसरे शब्दों में, हालांकि डोंग लिन की जन्मजात प्रतिभा पृथ्वी स्तर की थी, क्योंकि उसके पास दोहरी मध्याह्न रेखाएं थीं, फिर भी उसकी जन्मजात प्रतिभा एकल स्वर्ग स्तर की मध्याह्न रेखा की तुलना में अधिक मजबूत थी। जहां तक अर्जुन की दिव्य ग्रेड की प्रतिभा का सवाल है, यह एक अलग मामला था। दिव्य ग्रेड एक अज्ञात क्षेत्र था, और दिव्य शब्द असीम संभावनाओं के साथ एक सर्वव्यापी अस्तित्व का प्रतिनिधित्व करता था। वरिष्ठ डोंग, फिर तांग झेंग ने अपनी मुट्ठियां बंद की और कहा, चूंकि तुम पहले ही मेरे गहन आकाश संप्रदाय के अधीन हो चुके हो, तो हम अपना ही परिवार हैं। इस अर्जुन को रखने का अभी भी मेरा कुछ उपयोग है। मैं अब इसे नहीं मार सकता। तुम क्या सोचते हो? चूंकि छोटा दोस्त तांग दया की भीख मांग रहा है, तो मैं आपकी बात सुनूंगा। यह सिर्फ इतना है कि मैं उसका भी उपयोग कर सकता हूं, डोंग वूशांग ने कहा। ठीक है। मैं अब अर्जुन को नीचे ले जाऊंगा और इसे सीनियर डोंग को दे दूंगा। जैसे ही वह बोल रहा था, तांग झेंग ने अपना दाहिना हाथ उठाया और चिल्लाया, फीनिक्स घोंसले में लौट आया है। युआन क्यूई की 2 किस्में, एक पीली और एक लाल, जल्दी ही एक फीनिक्स के आकार में संघनित होने लगीं। जहां तक अर्जुन की बात है, उसकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी थीं और उसके हाथ उसकी उंगलियों से जुड़े हुए थे। जो फीनिक्स संघनित हो रहा था, वह वास्तव में तेजी से विघटित हो रहा था। वह आकाश में प्रकाश के कणों में बदल गया। क्या? तांग झेंग चौंक गया और चिल्लाया, जब मेरे 5 फीनिक्स स्वर्ग में संघनित हुए, तो उनमें भूतों और देवताओं को भस्म करने की अथाह शक्ति थी। जो कोई भी फीनिक्स की संघनन प्रक्रिया को तोड़ने के लिए युआन क्यूई का उपयोग करता, वह अवशोषित हो जाता और फीनिक्स का ही एक हिस्सा बन जाता। तुमने मेरे फीनिक्स रिटर्न नेस्ट को कैसे नष्ट कर दिया? अर्जुन की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसके दिल में केवल असीम घृणा थी। तुम किस तरह के पोते होने का नाटक कर रहे हो? 5 फीनिक्स स्टेपिंग ऑन द हेवंस के संस्थापक यहां खड़े हैं। अगर तुम 5 फीनिक्स स्टेपिंग ऑन द हेवंस के साथ अर्जुन पर हमला करोगे, तो क्या तुम चाल नहीं चलोगे? इस जीवन में अर्जुन के पास केवल एक दिव्य ग्रेड लाइटनिंग मेरिडियन प्रतिभा थी। अन्यथा, अगर उसने 5 फीनिक्स हेवन ट्रैम्पलिंग तकनीक की खेती की, तो वह निश्चित रूप से सबसे शक्तिशाली होगा। यह संभव नहीं है। लेंग वुए ने इस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। उसने वाटर फीनिक्स को संघनित करने के लिए युआन क्यूई की 2 किस्में बाहर फेंकी। इसके बाद अर्जुन ने अपनी पुष्प अंगुलियों का उपयोग करके उस अविकसित जल फीनिक्स को प्रकाश के अनगिनत धब्बों में शीघ्रता से विघटित कर दिया। तांग झेंग और लेंग वुए दोनों ने एक कदम पीछे हटकर अविश्वास में कहा, क्या जीवित भूत है? मेरे बड़े वरिष्ठ भाई आदित्य बेहद प्रतिभाशाली हैं। स्वर्ग पर कदम रखने वाले 5 फीनिक्स जिन्हें उन्होंने व्यक्तिगत रूप से बनाया है, वास्तव में किसी के द्वारा विभाजित किए जा सकते हैं।
डोंग वूशांग को भी लगा कि यह अजीब है, लेकिन उन दोनों को मुंह दिखाने के लिए उसने अपनी मुट्ठी बांधी और कहा, शायद आप दोनों ने 5 फीनिक्स स्टेपिंग ऑन द हेवंस का अध्ययन करने में जो समय बिताया है वह अभी भी कम है। कुछ जगहों पर आप बहुत कुशल नहीं हैं। तांग झेंग और लेंग वुए ने एक दूसरे को देखा, दोनों ही गहराई से आश्वस्त थे। ठीक है, छोटे दोस्त जियांग, डोंग वूशांग ने अर्जुन से कहा, मुझे पता है कि तुम शैतान सागर में भाग जाना चाहते हो, लेकिन शैतान सागर खुलने में अभी भी 6 दिन बाकी हैं। तुम पहले से ही एक जार में बंद कछुए हो, इसलिए तुम्हें ईमानदारी से हमारे साथ वापस आना चाहिए। मुझे अपने छोटे प्रेमी को मारने के लिए मजबूर मत करो। अर्जुन ने दांत पीस लिए और कुछ भी नहीं कह सका। छोटे दोस्त तांग, छोटे दोस्त लेंग, कृपया, डोंग वूशांग ने अपना हाथ हिलाया और अर्जुन और उसके 30 से अधिक लोगों के समूह को अपने युआन क्यूई से उड़ा दिया और फिर तांग बू हुई की जागीर में लौट आया। जब तांग झेंग और लेंग वुए ने शैतान सागर शब्द सुना तो उनकी आंखें चमक उठीं और वे भी उसके पीछे चल पड़े। अध्याय 412 सांप बिच्छू सुंदर हृदय। तांग बू हुई की जागीर में लौटने के बाद डोंग वूशांग ने तांग झेंग के साथ चर्चा की, क्या आप मेरे बेटे डोंग लिन को 5 फीनिक्स हेवन ट्रैम्पलिंग मार्शल स्किल सिखाएंगे? मैं इसके बदले में निराकार क्लेश उंगली के मंत्र का उपयोग करने के लिए तैयार हूं। ओह! तांग झेंग बहुत खुश हुआ, क्या आपके पास निराकार क्लेश उंगली का मंत्र है? यह बहुत बढ़िया है। मूल रूप से मैंने इस मंत्र के लिए अर्जुन की जान बचाई थी। चूंकि यह मामला है, तो अर्जुन भविष्य में परेशानी का सबब बनेगा। उसे बस एक ही ब्लेड से मार देना चाहिए। तांग झेंग अर्जुन से बहुत नफरत करता था। उसे इस बात से नफरत थी कि अर्जुन उससे कमतर है, लेकिन वह अर्जुन के साथ सिर्फ बराबरी कर सकता था। नहीं, डोंग वूशांग ने अपना सिर हिलाया और कहा, चरणहीन क्लेश उंगली का अभ्यास करना बेहद मुश्किल है। जहां तक मुझे पता है, अर्जुन दुनिया में अभी भी जीवित एकमात्र व्यक्ति है जिसने सही मायने में चरणहीन क्लेश उंगली सीखी है। उसके पास कोई चाल होनी चाहिए। तो यह ऐसा ही है। सीनियर डोंग ने हर चीज पर अच्छी तरह से विचार किया है। तांग झेंग को अचानक एहसास हुआ और उसने लेंग वुए से कहा, जूनियर सिस्टर, हम दोनों ने इस बार वाकई बहुत लाभ कमाया है। हालांकि सोंग मिंगचेंग पहले ही निराकार क्लेश उंगली कला के साथ गहन आकाश संप्रदाय में लौट आया था, लेकिन उसके शिष्यों को इतना गहरा मार्शल कौशल सिखाना असंभव था। इसे बुजुर्गों ने सीखा होगा। तांग झेंग और अन्य शिष्यों ने बड़ों से इसके लिए पूछने की हिम्मत नहीं की, इसलिए वे केवल अर्जुन से इसे छीनने का तरीका सोच सकते थे। हालांकि उन्हें यह नहीं पता था कि सोंग मिंगचेंग का मंत्र नकली था और डोंग वूशांग का मंत्र भी नकली था। मिस मेंगडाई, मेरे पास टियर 5 लाइफ कंटिन्यूइंग पिल है। आप इसे खा सकती हैं। यह आपके लिए अच्छा रहेगा। डोंग वूशांग ने एक चीनी मिट्टी की बोतल निकाली और उसमें से एक गोली निकाली। मेंगडाई ने गोली ले ली और वह मन ही मन हंसने से खुद को रोक नहीं सकी। असली जीवन जारी रखने वाली गोली को उसने पहले ही जहर की गोली से बदल दिया था। डोंग वूशांग को पता नहीं था। डोंग वूशांग ने उसे जो गोली दी थी, वह जहर की गोली नहीं थी जिसे उसने बोतल में छोड़ा था। जाहिर है, डोंग वूशांग खुद को जहर देना चाहता था और अर्जुन को धमकाना चाहता था। लिन लिन, ऐसा लगता है कि मिस मेंगडाई को विश्वास नहीं हो रहा है कि यह गोली कितनी अच्छी है। एक गोली लो और उसे दिखाओ। डोंग लिन ने भी एक चीनी मिट्टी की बोतल निकाली और उसमें से एक गोली निगलने के लिए डाली। उसने जो खाया वह ड्रीम बटरफ्लाई की जहरीली गोली थी। मेंगडाई का दिल लगभग हंसने लगा, लेकिन उसने एक मॉडल की तरह नाटक किया और कहा, यह गोली इतनी कीमती है, बेहतर होगा कि मैं इसे अब और ना खाऊं। कोई बात नहीं, इसे खा लो। मैं तुम्हें जीवन देने वाली गोली दूंगा। इसे छोटे दोस्त जियांग से हाथ मिलाने के समान माना जा सकता है। इसकी कोई जरूरत नहीं है।
मैं पहले ही जहर खा चुका हूं। कुछ भी खाना बेकार है। जब डोंगवू शांग ने देखा कि ड्रीम तितली ने खाना खाने से इनकार कर दिया है, तो उसके पास उसके साथ कुछ करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि उसे डर था कि इससे अर्जुन नाराज हो जाएगा। छोटे दोस्त जियांग, आओ। डोंगवू शांग ने अर्जुन को बुलाया और कहा, इस निराकार संकट उंगली के कुछ हिस्से हैं जो हमें समझ में नहीं आ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे कुछ संकेत दे सकते हो। यदि ऐसा नहीं होता तो मैं अपने बड़ों की परवाह न करते हुए मिस मेंग डाई पर हमला कर देता। जरूर, अगर तुम्हें समझ में नहीं आया तो पूछ लो, अर्जुन ने कहा। वे तीनों बहुत खुश हुए। डोंगवू शांग ने जल्दी से तांग झेंग और बाकी दो लोगों का अभिवादन किया और कहा, छोटे दोस्तों, एक साथ सुनो और एक साथ सीखो। तांग झेंग ने खुशी से कहा, ठीक है, चलो इसे एक साथ सीखते हैं। एक पल में मैं 5 फीनिक्स के साथ स्वर्ग पर कदम रखूंगा और पुराने भाई डोंग लिन को 2 चालें सिखाऊंगा। दोनों पक्ष प्रसन्न हुए और तुरंत अर्जुन से पूछने के लिए एकत्रित हुए। पहली बात जो वे समझ नहीं पाए वह थी निराकार क्लेश उंगली का पहला आधा भाग। अर्जुन ने पीछे नहीं हटते हुए उन्हें सब कुछ बता दिया। डोंगवू शांग का क्षेत्र अत्यंत उच्च था और तान बुहुई और मो ऋषि गहन दांव में कुशल थे। उन्हें ज्ञानी और जानकार कहा जा सकता था। उन तीनों ने अर्जुन की व्याख्या को ध्यान से पहचाना और पाया कि अर्जुन ने जो कुछ भी कहा वह वास्तव में मंत्र को स्पष्ट रूप से समझा सकता है। तभी उन्हें राहत महसूस हुई। हालांकि मुख्य बात यह थी कि मंत्र का दूसरा भाग क्लेश उंगली नहीं था, बल्कि थंडर के 9 परिवर्तन थे। अर्जुन ने उन्हें मंत्र के दूसरे हिस्से का अर्थ भी समझाया। उन तीनों ने इसे पहचाना और पाया कि अर्जुन ने जो कहा वह भी सच था। मंत्र को समझने के लिए अर्जुन के स्पष्टीकरण का उपयोग करना वास्तव में अतुलनीय रूप से गहन था। ऐसा लगता है कि यह बच्चा सचमुच डर गया है कि ड्रीम बटरफ्लाई को मार दिया जाएगा, इसलिए उसने ईमानदारी से मंत्र का अनुवाद किया। डोंगवू दुखी था और मन ही मन खुश भी था। बदबूदार लड़की, मैं तुम्हारी आंखें निकालने जा रहा हूं। दूसरी तरफ टैन तांग ने अचानक गुस्से से शाप दिया। टैन तांग के हाथों ने युआन क्यू को संघनित कर दिया, लेकिन वह अभी भी ड्रीम तितली की आंखों को खोदना चाहती थी। रुको, अर्जुन ने गुस्से से कहा, अगर तुमने कोई कदम उठाने की हिम्मत की तो मुझे मंत्र पढ़ने देने के बारे में सोचना भी मत। तांग तांग, टैन बू हुई चिल्लाई, मिस मेंग डाई के प्रति असभ्य मत बनो। मैं खुश नहीं हूं। टैन टैंग के गाल गुस्से से फूल गए। वह इतनी प्यारी लग रही थी कि उसने कहा, उसकी आंखें न निकालना ठीक है, लेकिन उसे मेरी सेवा करनी है। जाओ, मेरे लिए चाय लेकर आओ। मेंग डाई ने ठंडी निगाहों से तांग तांग की ओर देखा, फिर एक कप चाय बनाकर तांग तांग को दे दी। टैन टैंग ने चाय पकड़ी और ड्रीम बटरफ्लाई के चेहरे पर छिड़क दी। तुम, मेंग डाई ने गुस्से से अपने दांत पीस लिए। कैसा है? टैन तांग ने अपनी ठोड़ी उठाई और कहा, तुम्हारी हिम्मत गुस्सा करने की है। जाओ और मेरे लिए एक और कप डालो। मेंग डाई ने उसका गुस्सा सहन किया और केवल एक कप चाय ही बना सका। टैन तांग ने चाय का कप लिया और मेंग डाई के चेहरे पर फेंक दिया, लेकिन इस बार मेंग डाई ने पहले ही उसे चकमा दे दिया था। मैं खुश नहीं हूं। टैन टैंग ने गुस्से में अपनी भौहें उठाईं, लेकिन वह ड्रीम बटरफ्लाई के लिए कुछ नहीं कर सकती थी। वह केवल दूसरों पर अपना गुस्सा निकाल सकती थी। टैन टैंग ने आदिम अराजकता संप्रदाय के एक शिष्य को बाहर निकाला और उसके चेहरे पर 1 दर्जन से ज्यादा बार थप्पड़ मारे। शिष्य के गाल सूज गए थे और उसकी नाक और मुंह से खून बह रहा था। मैं अभी भी दुखी हूं। तांग तांग ने शिष्य को लात मारकर जमीन पर गिरा दिया और चिल्लाया, कुत्ते की तरह भौंको। आदि अराजकता संप्रदाय के शिष्य को अपमानित महसूस हुआ और उसने गुस्से से कहा, मैं नहीं सीखूंगा। जल्दी से सीखो। तांग तांग ने शिष्य की जांघों के बीच एक एक पैर से लात मारी, जिससे शिष्य जमीन पर लौटने लगा और बुरी तरह चिल्लाने लगा, मैं सीखना नहीं चाहता।
मैं नहीं सीखूंगा। ऐसा दृश्य देखकर सभी के दिल दहल गए। लेंगवुए ने अपना मुंह ढक लिया और मुस्कुराया, छोटी बहन तांग तांग, अगर वह नहीं सीखता तो कोई बात नहीं। उसकी नफरत दूर करने के लिए तुम उसकी आंखें क्यों नहीं निकाल लेती? आदिम अराजकता संप्रदाय का शिष्य इतना डर गया कि उसका शरीर कांपने लगा। उसने लेंगवुए को गुस्से से घूरते हुए कहा, तुम बहुत निर्दयी हो। हाँ, यह सही है। तैन तांग ने खुशी से अपने हाथों से ताली बजाई और कहा, मैं उस बदबूदार लड़की की आंखों में नहीं झांक सकता। क्या मैं तुम्हें नहीं झांक सकता? जैसे ही वह बोल रही थी, तान तांग ने अप्रत्याशित रूप से आदि अराजकता संप्रदाय के शिष्य की दोनों आंखें निकाल ली। वह अपनी दोनों आंखें ऊपर उठाकर खुशी से हंसने लगी, मानो उसे सबसे अच्छा खिलौना मिल गया हो। जहां तक आदिम अराजकता संप्रदाय के शिष्य की बात है, वह जमीन पर पड़ा था और दर्द से कराह रहा था। उसने अपनी काली आंखें ढक लीं और बुरी तरह चिल्लाता रहा। अर्जुन, आदिकालीन अराजकता संप्रदाय का शिष्य, दर्द में था जब वह अचानक गुस्से से चिल्लाया, तुमने जंगल में अराजक लड़ाई के दौरान मुझे क्यों नहीं मारा? तुमने मुझे इस अपमान को सहने के लिए जीवित क्यों छोड़ दिया? मैं उनके द्वारा अपमानित होने की अपेक्षा आपके द्वारा खुलेआम मारा जाना अधिक पसंद करूंगा। जैसे ही वह बोल रहा था, आदि अराजकता संप्रदाय के शिष्य ने अपना दाहिना हाथ उठाया और अपने माथे पर थप्पड़ मारा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अध्याय 413 छज्जे के नीचे के लोग। इस समय मिंग्यू युआन को अपने दिल में पछतावा हुआ। उसने क्लेशमुक्त उंगली की लालसा क्यों की? अगर वह भागने के दौरान अर्जुन से अलग हो गई होती, तो उसे वापस नहीं पकड़ा जाता। इस समय सभी को अर्जुन के अच्छे इरादे याद आ गए। हालांकि वे अर्जुन से नफरत करते थे, कम से कम अर्जुन एक ईमानदार आदमी था। भले ही वे अर्जुन द्वारा मारे गए हों, अर्जुन ने उनका अपमान नहीं किया। इसके बजाय उसने उन्हें, जो मार्शल आर्टिस्ट थे, तलवार की धार से मरने दिया। तान तांग द्वारा अपमानित होकर मारे जाने के बजाय। तुम सीखो। तैन तांग ने एक अन्य आदिम अराजकता संप्रदाय के शिष्य को पकड़ लिया और चिल्लाया, आज मैं निश्चित रूप से कुत्ते की भौंकने की आवाज सुनूंगा। आदिम अराजकता संप्रदाय का शिष्य जमीन पर घुटनों के बल बैठा था। उसने गुस्से में अपना चेहरा जमीन पर दबा लिया और दो कुत्तों की भौंकने की आवाजें फुसफुसाईं। हालांकि अपमान के आंसू पहले ही मिट्टी में मिल चुके थे। तभी तान तांग खुश हो गया। आओ, छोटी बहन तांग तांग। तांग झेंग ने तांग तांग और डोंग लिन को बुलाया और कहा, मैं तुम्हें स्वर्ग पर कदम रखने वाली 5 फीनिक्स की कला सिखाऊंगा। एक मार्शल कलाकार के पास जितने अधिक मेरिडियन होंगे, वह उतना ही अधिक शक्तिशाली होगा। हालांकि तांग तांग के पास केवल एक मेरिडियन प्रतिभा है, फिर भी वह 5 फीनिक्स हेवन स्टेपिंग तकनीक सीखने के बाद एक साधारण मार्शल कौशल की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली है। डोंगवू शांग और अन्य लोग अर्जुन पर लगातार दबाव डाल रहे थे कि वह संकट की उंगली का मंत्र पढ़े। हर बार जब अर्जुन उनके लिए कोई पैराग्राफ अनुवाद करता, तो वे उसे ध्यान से पढ़ने और समझने के लिए रुक जाते। इस तरफ तांग झेंग, डोंग लिन और तान तांग को यह सिखाने के लिए जिम्मेदार था कि स्वर्ग पर कदम रखने वाले 5 फीनिक्स को कैसे सीखें। डोंग लिन की प्रतिभा पृथ्वी ग्रेड जल और पृथ्वी शिराय थी। फीनिक्स का मुख्य शरीर जो उसने संघनित किया था वह पानी था, जिसे लकड़ी की विशेषताओं द्वारा पूरक किया गया था। उन्होंने जो फीनिक्स छोड़ा वह नीले रंग का था और उसकी सतह हरे प्रकाश से ढकी हुई थी। तांग झेंग ने जल फीनिक्स को अपनी हथेली से थप्पड़ मारा। जल फीनिक्स तुरंत 1/3 तक गिर गया, लेकिन फिर फीनिक्स अपने आप ठीक होने लगा। तांग झेंग ने प्रशंसा करते हुए कहा, हालांकि पानी और मिट्टी की नसों की शक्ति कम है, लेकिन लकड़ी की नसों में दीर्घकालिक स्थिरता है, जिससे आप एक चाल की अवधि को कई गुना बढ़ा सकते हैं। हाँ, धन्यवाद बड़े भाई तांग, आपके मार्गदर्शन के लिए। डोंग लिन बेहद खुश था। तांग झेंग ने मुस्कुराते हुए कहा, आपने अभी अभी सीखा है
और आपकी शक्ति पर्याप्त नहीं है, लेकिन आपकी प्रतिभा बहुत अच्छी है। जब तक आप 1.5 साल तक लगन से साधना करते हैं, आपको निश्चित रूप से एक छोटी सफलता मिलेगी। अब आप जाकर उन लोगों के साथ अभ्यास कर सकते हैं। डोंग लिन बहुत खुश था। उसने तुरंत आदिम अराजकता संप्रदाय के एक शिष्य को पकड़ लिया जो पहले कुत्ते की तरह भौंक रहा था और उसके साथ लड़ने लगा। जब डोंग लिन ने जल फीनिक्स को संघनित किया तो आदि अराजकता संप्रदाय के शिष्य भी अर्जुन से सीखना चाहते थे और जल फीनिक्स को तोड़ना चाहते थे। हालांकि उसे स्वर्ग पर कदम रखने वाले 5 फीनिक्स के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। एक बार जब वह जल फीनिक्स पर हमला करता तो जल फीनिक्स बड़ा और ज्यादा शक्तिशाली हो जाता। जब जल फीनिक्स पूरी तरह से बन गया तो उसने प्राइमोर्डियल कैओस संप्रदाय के शिष्यों की ओर क्रूरता से हमला किया। हालांकि फीनिक्स की सघन शक्ति पर्याप्त ठोस नहीं थी। यह स्पष्ट रूप से पर्याप्त कुशल नहीं था। प्रिमोर्डियल कैओस सेक्ट के शिष्य ने अपनी पूरी ताकत लगाकर वाटर फीनिक्स के माथे पर जोरदार तमाचा मारा। फीनिक्स ने उसे पीछे की ओर उड़ा दिया और उसके मुंह से खून का एक बड़ा हिस्सा बाहर निकल आया। जहां तक आधा दर्जन जल फीनिक्स का सवाल है, वह भी अपने आप ही ढह गया। हर कोई हैरान था। स्वर्ग पर कदम रखने वाली 5 फीनिक्स वास्तव में इसलिए थी क्योंकि डोंग लिन ने अभी अभी सीखा था कि कैसे 1 घंटे से भी कम समय में प्राइमोर्डियल कैओस संप्रदाय के 6ठे स्तर पर एक विशेषज्ञ को घायल किया जाए। हालांकि आदि अराजकता संप्रदाय के शिष्य पहले से ही दौड़े हुए थे और एक ही मुक्का से डोंग लिन को मारने वाले थे। डोंग लिन पर्याप्त कुशल नहीं था। वह जल्दी में था और उसे नहीं पता था कि इससे कैसे निपटना है। इस समय डोंग वुशांग अचानक दौड़ा और आदि अराजकता संप्रदाय के शिष्य का सिर पकड़ लिया और उसे एक सूखी लाश में बदल दिया। यहां लिन लिन डोंग वुशांग ने प्रकाश की गेंद डोंग लिन को सौंपी और धीरे से कहा, अपने बड़े भाई तांग का अच्छी तरह से पालन करो। हाँ, डोंग लिन ने जोर से सिर हिलाया। इन लोगों को इतना बेशर्म और हृदयहीन देखकर अर्जुन का दिल पहले से ही गुस्से से भर गया था। अगले 3 दिनों में डोंग वुशांग और अन्य लोगों ने क्लेशमुक्त उंगली की खेती पर ध्यान केंद्रित किया। अगर उन्हें कुछ समझ में नहीं आता था तो वे अर्जुन से पूछते थे। अगर वे स्वर्गीय बिजली को आकर्षित करते थे तो वे प्रतिरोध करने के लिए अपने युआन क्यूई का उपयोग करते थे। दूसरी ओर डोंग लिन और टैन टैंग ने स्वर्ग पर कदम रखने वाले 5 फीनिक्स से सीखा। हर बार जब वे बेहतर होते तो वे अभ्यास करने के लिए प्राइमोर्डियल कैओस संप्रदाय के एक शिष्य को पकड़ लेते। अगर वे हार जाते और खतरे में पड़ जाते तो डोंग वुशांग आगे बढ़कर प्राइमोर्डियल कैओस संप्रदाय के शिष्य को एक ही हथेली से मार डालता। प्राइमोर्डियल कैओस संप्रदाय के केवल कुछ ही शिष्य थे। पिछले 3 दिनों में उन्होंने उनमें से लगभग सभी को मार डाला था और केवल प्राइमोर्डियल कैओस संप्रदाय के 7वें स्तर के अंतिम विशेषज्ञ को ही पीछे छोड़ दिया था। 7वें स्तर के मूल रिटर्निंग विशेषज्ञ के लिए डोंग लिन के साथ अभ्यास करना उचित नहीं था। दोनों पक्षों की ताकत एक ही स्तर पर नहीं थी। डोंग वुशांग ने अपना निशाना रेड टाइगर पर साधा। वैसे भी डोंग वुशांग पहले ही गहन आकाश संप्रदाय के सामने आत्मसमर्पण कर चुका था। इतने बड़े समर्थक के साथ उसे अब लाल बाग से डरने की जरूरत नहीं थी। इसके बाद स्कारलेट टाइगर के लोगों को भी अपमानित किया गया और उन्हें यातनाएं देकर मार डाला गया। चौथे दिन शैतान सागर के खुलने में अभी भी 2 दिन बाकी थे। डोंग वुशांग को मारे गए युवक से 2 और शैतान सागर टोकन मिले और उन्हें तांग झेंग और लेंगवू ये को उपहार के रूप में दे दिया। पिछले कुछ दिनों में मेंग डाई को डोंग लिन और टैन तांग की सेवा करने, उन्हें चाय और पानी देने और उनकी मांसपेशियों और हड्डियों की मालिश करने के लिए कहा गया था। इससे भी अधिक निर्दयतापूर्वक मो ऋषि का पीछा करने वाला मोहक व्यक्ति वास्तव में न केवल महिलाओं को बल्कि पुरुषों को भी पसंद करता था। मो ऋषि पर भरोसा करते हुए
वह हमेशा एक आकर्षक युवा मार्शल कलाकार को चुनने का अवसर तलाशता रहता था और उन सुंदर मार्शल कलाकारों का अपमान करता था जैसे कि वे महिलाएं हों। सभी युवा मार्शल कलाकार घबरा गए थे। वे डोंग लिन और टैन टैंग से बच तो गए थे, लेकिन वे शायद उस मोहक आदमी से बच नहीं पाते। मार्शल आर्ट की दुनिया में ताकतवर कमजोर को खा जाता है। पिछले कुछ दिनों में एक मार्शल कलाकार के रूप में मानवीय गरिमा को चरम सीमा तक रौंदा गया है। एक बार जब वह मार्शल दांव में प्रवेश कर गया तो उसका जीवन और मृत्यु अपरिहार्य हो गया। कमजोर को ताकतवर के सामने बोलने का कोई अधिकार नहीं था। उनकी गरिमा और व्यक्तित्व जमीन पर पड़ी मिट्टी की तरह थे, जिन्हें बेरहमी से रौंदा जा सकता था। मार्शल आर्ट की दुनिया हमेशा से क्रूर रही है। पहले भी ऐसी ही थी, अब भी ऐसी ही है और भविष्य में भी ऐसी ही रहेगी। 5वां दिन। डोंग वू शांग ने अपनी मांसपेशियों और हड्डियों को खींचते हुए कहा, दानव सागर खुलने में अभी एक आखिरी दिन है। यह कल के बाद की सुबह होनी चाहिए। भाई टैन, भाई मो, छोटा दोस्त टैंग, हम अब क्यों नहीं चलते? तांग झेंग ने सिर हिलाया और अपनी मुट्ठियां बांध ली। वरिष्ठ डोंग, शैतान सागर टोकन के आपके उदार उपहार के लिए धन्यवाद। हालांकि ये बेकार मार्शल कलाकार अभी भी 20 से अधिक लोग जीवित हैं। हमें उनके साथ क्या करना चाहिए? मो ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, शैतान सागर अत्यंत रहस्यमय है। मुझे आश्चर्य है कि अंदर किस तरह का दृश्य है। शायद कोई यांत्रिक खतरा होगा। हम इन छोटे जानवरों को शैतान सागर में एक साथ ले जा सकते हैं। अगर हमें कोई खतरा आता है तो हम उन्हें नेतृत्व करने और ढाल के रूप में कार्य करने दे सकते हैं। हाँ, डोंग वू शांग ने बहुत प्रशंसा की। मैंने जांच की है, इन छोटे जानवरों पर 26 शैतान सागर टोकन हैं। पिछले कुछ दिनों में उनमें से कुछ मारे गए हैं और शेष लोग सिर्फ एक व्यक्ति थे। चलो उन्हें दानव सागर में ले चलते हैं। जब वह बोल रहा था तो सभी लोग जोर से हंसने लगे। डोंग वू शांग ने 20 से अधिक युवा मार्शल कलाकारों को अपने साथ लिया और पश्चिम की ओर उड़ चला। रास्ते में डोंग वू शांग और अन्य लोग अभी भी अर्जुन से मंत्र के बारे में पूछने का अवसर तलाश रहे थे। तांग झेंग ने कहा, इस क्लेशमुक्त उंगली का अभ्यास करना वास्तव में कठिन है। हमारी धारणाओं के आधार पर हमने वास्तव में कई दिनों तक इसे सीखा है, लेकिन सही रास्ता नहीं खोज पाए हैं। वरिष्ठ डोंग, मुझे डर है कि अर्जुन उसे पढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। वह कुछ छिपा रहा होगा। अब उसे सबक सिखाने का समय आ गया है। रास्ते में युवा मास्टर जुकिंग को मजे के लिए ड्रीम तितली दे दो। हाँ, जू किंग वह आकर्षक व्यक्ति था जो मो ऋषि का पीछा करता था। अध्याय 414 रोग। तांग झेंग बहुत लंबे समय तक इंतजार नहीं करना चाहता था। उसे डर था कि शैतान सागर में कुछ अप्रत्याशित घटित होगा, इसलिए वह तुरंत निराकार क्लेश उंगली के मंत्र का स्पष्टीकरण प्राप्त करना चाहता था। अर्जुन को धमकी देते हुए उसने जू किंग को ड्रीम बटरफ्लाई के पास भेजा, क्योंकि वह चाहता था कि असामान्य जू किंग ड्रीम बटरफ्लाई का अपमान करे। अर्जुन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और ड्रीम तितली के सामने खड़ा हो गया। इस समय मिंग्यू युआन और अन्य लोगों ने ईमानदारी से अर्जुन के साहस की प्रशंसा की। अर्जुन अकेला था और वह वास्तव में 3 महान विशेषज्ञों से डरता नहीं था। अगर वह सहमत नहीं होता तो वह अपना मुंह खोलने की मुद्रा में था। नहीं, 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 नहीं। डोंग वू शांग जल्दी से खड़ा हो गया और एक अच्छा इंसान होने का नाटक किया। तब डोंग वू शांग ने सबसे पहले तांग झेंग को रोका और फिर अर्जुन से गंभीरता से कहा, छोटे दोस्त जियांग, मुझे लगता है कि आपको मंत्रों के सभी नोट्स की नकल करनी चाहिए। मैं अब भी उन्हें रोकने में आपकी मदद कर सकता हूं। यदि आप उन्हें कॉपी न करने पर जोर देते हैं तो मुझे डर है कि मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। तुम क्या दिखावा कर रहे हो? अर्जुन ने गहरी आवाज में कहा, लाल चेहरे और काले चेहरे का दिखावा करना बंद करो।
मैं इन दिनों जो भी मंत्र तुम चाहोगे उसका अनुवाद कर दूंगा। अंत में, क्या आप मुझे चुकाने के लिए इस पद्धति का उपयोग करने जा रहे हैं? अर्जुन के माथे की नसें उभर आईं। उसने तांग झेंग की ओर इशारा किया और चिल्लाया, आओ, उस बदतमीज को यहां आने दो। मैं देखना चाहता हूं कि क्या वह ड्रीम बटरफ्लाई की एक उंगली भी छूने की हिम्मत करता है। अधिक से अधिक, मैं इस दुष्ट को एक ही ब्लेड से काट दूंगा और फिर से खुद को मार डालूंगा। जू किंग पहले तो ड्रीम बटरफ्लाई को देखकर चंचलता से मुस्कुरा रहा था, लेकिन जब उसने अर्जुन की ठंडी आवाज सुनी तो वह इतना डर गया कि उसने अपनी गर्दन सिकोड़ ली। तांग झेंग भी एक पल के लिए हिचकिचाया। वह केवल अर्जुन को मजबूर करना चाहता था, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि अर्जुन इतना सख्त होगा। लेकिन जब मो ऋषि ने अर्जुन को यह कहते हुए सुना कि वह जू किंग को काटने जा रहा है, तो उसने व्यंग्य करते हुए कहा, भाई डोंग, मेरी राय में तांग झेंग ने जो कहा वह भी सही है। यह दक्षिणी आत्मा बहुत जिद्दी है, इसलिए हमें हमला करने के लिए ड्रीम बटरफ्लाई का उपयोग करना चाहिए। मोरू ने एक दवा की बोतल निकाली और कहा, मैं उसे यातना नहीं दूंगा, न ही उसे मारूंगा। मेरे पास एक गोली है। अगर मैं यह गोली खा लूं, तो मैं एक आदमी को औरत में और एक औरत को आदमी में बदल सकता हूं। मैं देखना चाहता हूं कि जब मैं नान को एक आदमी में बदल दूंगा तो क्या वह ड्रीम बटरफ्लाई की रक्षा करेगी। आह, नहीं, नहीं, नहीं। मेंगडाई इतनी डरी हुई थी कि उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसे मौत का भी डर नहीं था, लेकिन वह मोरू की भयावह और क्रूर चाल से बेहद डरी हुई थी। जैसे ही दोनों पक्षों के बीच गतिरोध की स्थिति पैदा हुई, उनके बगल में खड़े डोंग लिन के सामने अचानक एक असामान्य स्थिति उत्पन्न हो गई। पिताजी, पिताजी, मुझे बहुत ठंड लग रही है। सबने देखा कि डोंग लिन कांप रहा था। अजीब बात यह रही कि डोंग लिन तेजी से जमने लगा। उसके शरीर पर बर्फ की एक परत जम गई और फिर उसका पूरा चेहरा हरा हो गया। डोंग वूशांग की चकित अवस्था में, डोंग लिन की आंखें लगभग जम गई थीं, हल्की नीली हो गई थीं। लिन लिन, डोंग वूशांग चौंक गया। वह जल्दी से आगे बढ़ा और अपनी हथेली डोंग लिन की छाती पर रख दी। उसने युआन क्यूई की अंतहीन धारा का उपयोग करके उसे डोंग लिन के शरीर में पहुंचाया। तभी डोंग लिन को थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। लेकिन जैसे ही डोंग वूशांग ने अपनी हथेली वापस खींची, डोंग लिन फिर से कांपने लगा। जो बर्फ बड़ी मुश्किल से पिघली थी, वह फिर से जम गई। क्या हो रहा है? डोंग वूशांग ने उत्सुकता से चिल्लाया और केवल युआन क्यूई को फिर से डोंग लिन के पास भेज सकता था। तान बू हुई और मो ऋषि ने एक दूसरे को देखा, दोनों हैरान थे। यह दृश्य देखकर ही अर्जुन का दिल बैठ गया। अर्जुन को अच्छी तरह पता था कि डोंग लिन की वर्तमान स्थिति इसलिए है क्योंकि उसने ड्रीम बटरफ्लाई की जहर की गोली खा ली थी। मुख्य बात यह थी कि डोंग लिन की स्थिति बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उस समय लिटिल यूएर की थी। ऐसा कैसे हो सकता है? अर्जुन का दिल धड़क उठा। मिस रुयान ने एक बार कहा था कि लिटिल यूएर जन्म से ही इस अजीब बीमारी से पीड़ित है। हर बार जब वह बीमार होता, तो उसका पूरा शरीर जम जाता। अगर कोई उसे युआन क्यूई ले जाने में मदद न करे, तो वह जम कर मर जाएगा। चूंकि डोंग लिन और लिटिल यूएर की बीमारियां एक जैसी थीं, इसका मतलब है कि लिटिल यूएर बीमार नहीं था, उसे जहर दिया गया था। क्या यह जहर स्वर्गीय शैतानी धर्म से आया है? अर्जुन चौंक गया और अवचेतन रूप से मेंगडाई को देखने लगा। इस समय मेंगडाई डोंग लिन को देख रहा था और चुपके से हंस रहा था। ऐसा क्यों हो रहा है? अर्जुन अपने दिल में ये शब्द बुदबुदाता रहा। क्या यह मेंगडाई था जिसने लिटिल यूएर को जहर दिया था? नहीं, छोटी यूएर बचपन से ही बीमार रहती है। उस समय के अनुसार, जब छोटी यूएर को जहर दिया गया था, मेंगडाई सिर्फ 11 या 12 साल की बच्ची थी। यह स्वर्गीय शैतान धर्म द्वारा किया गया था, लेकिन स्वर्गीय शैतान धर्म ने वाम्पोआ अभिजात वर्ग कबीले के वंशज को जहर क्यों दिया?
यह मामला अर्जुन के दिमाग में एक रहस्य बन गया था। इस जहर का इलाज करना भी आसान होगा। जब तक अर्जुन व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करेगा, तब तक यह मुश्किल भी होगा। अगर अर्जुन मदद नहीं करता, तो इस दुनिया में लाइटनिंग मेरिडियन प्रतिभा रखने वाले दूसरे व्यक्ति को ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। भाई टैन, जल्दी करो और मेरे बेटे को यह समझने में मदद करो कि उसके साथ क्या गलत है। डोंगवू शांग ने तत्काल मदद मांगी। यह तो अजीब है। डोंग लिन की चोटों की जांच करने के बाद तान बुहुई ने उत्सुकता से पूछा, मैंने इस तरह की बीमारी पहले भी देखी है। कुछ साल पहले वाम्पोआ कबीले की एक महिला अपनी छोटी बहन को हर जगह इलाज के लिए ले जाती थी। वह मुझे खोजने के लिए पश्चिमी क्षेत्रों में आई थी। उसकी बहन भी आपके बेटे जैसी ही बीमारी से पीड़ित है। डोंगवू शांग बहुत खुश हुआ, यह बहुत बढ़िया है। कृपया मेरे बेटे का इलाज करें, भाई टैन। यह तान बुहुई ने अपना सिर हिलाया। हालांकि मुझे वास्तव में उम्मीद है कि वाम्पोआ अरिस्टोक्रेट कबीला मुझ पर एहसान करेगा। ईमानदारी से कहूं तो मैंने इस बीमारी को ठीक नहीं किया है। डोंगवू शांग का दिल अचानक ठंडा हो गया। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे बेटे की बीमारी ठीक नहीं हो सकती? डोंगवू उदास और दुखी था। उसके बेटे की मेरिडियन बचपन से ही अवरुद्ध थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह अचानक एक जिद्दी बीमारी से पीड़ित हो जाएगा। उसका जीवन वाकई बहुत कठिन था। ड्रीम बटरफ्लाई की जहर की गोली बहुत अजीब थी। उसने कहा था कि यह एक पुराना जहर है, इसलिए लोगों के लिए यह पहचानना बहुत मुश्किल था कि यह जहर है। हालांकि तान बुहुई ने कहा, इसका इलाज किया जा सकता है। मैंने वाम्पोआ कबीले की महिला को यह कहते हुए सुना कि सेंट्रल प्लेन्स एम्पायर के एक डॉक्टर ने एक बार कहा था कि इस बीमारी को ठीक करने के लिए थंडर कोनोटेशन डिवाइन कल्टीवेशन पिल नामक तीसरी श्रेणी की गोली को परिष्कृत करना होगा। दुर्भाग्यवश इस औषधीय गोली को परिष्कृत करने के लिए किसी को लाइटनिंग मेरिडियन प्रतिभा वाले मार्शल कलाकार को खोजना होगा। बिजली मेरिडियन जन्मजात? मैंने इस दुनिया में बिजली मेरिडियन जन्मजात प्रतिभा वाले किसी भी व्यक्ति के बारे में कभी नहीं सुना है। क्या मेरा बेटा निराशाजनक नहीं है? डोंगवू शांग ने कहा। इस बिंदु पर अर्जुन का दिल डूब गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि तान बुहुई वास्तव में उसकी बीमारी का इलाज करना जानती होगी। यह मिस रुयान ही रही होगी जिसने तान बुहुई से मदद मांगते समय इस गोली की शोधन विधि का उल्लेख किया था। मिंग्यू युआन और अन्य लोगों ने अर्जुन को अजीब भाव से देखा। वे पहले भी अर्जुन से लड़ चुके थे और जानते थे कि अर्जुन के पास बिजली के मेरिडियन की प्रतिभा है। हालांकि वे सभी डोंगवू शांग द्वारा अपमानित थे, इसलिए वे ऐसी बात कैसे बता सकते थे? क्या यह बिजली मेरिडियन जन्मजात है? मुझे इतना डर लग रहा है। तांग झेंग ने ताली बजाई और मुस्कुराया, अद्भुत। क्या आपको अभी भी लाइटनिंग मेरिडियन प्रतिभा वाले मार्शल कलाकार को खोजने की चिंता करने की जरूरत है? अभी हमारे पास पहले से ही एक है। क्या ऐसा नहीं है, युवा मास्टर अर्जुन? अध्याय 415 शैतान सागर हॉल। क्या छोटे दोस्त जियांग के पास बिजली के मेरिडियन की प्रतिभा है? डोंगवू शांग ने तिनका पकड़ा और अर्जुन की बाह को जल्दी से हिलाया। जल्दी से मेरे बेटे की बीमारी का इलाज करो। डोंग लिन अब स्थिर हो गया था, लेकिन वह भविष्य में फिर भी बीमार पड़ सकता था। डोंगवू शांग मदद मांगने का यह मौका नहीं छोड़ना चाहता था। अर्जुन ने कहा, बूढ़े राक्षस डोंग, तुम में बहुत भूलने की आदत है। तुमने मुझे पहले भी इसी तरह धमकाया था, लेकिन अब तुम मुझसे मदद मांग रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी? डोंगवू शांग ने जल्दी से कहा, मैं आपसे वादा करता हूं, जब तक आप मेरे बेटे को गोलियां परिष्कृत करने में मदद करेंगे, मैं आपको मुक्त कर दूंगा। अर्जुन ने अपनी शर्ट खोली और अपने दिल में खोपड़ी की ओर इशारा किया। पहले इस निशान को हटाओ, फिर हम बात कर सकते हैं।
अन्यथा तुम मुझे सीधे अपनी हथेली से काट कर मार सकते हो। भाई डोंग, तुम उससे ऐसा क्यों कह रहे हो? मो ऋषि का दाहिना हाथ धीरे धीरे हवा में घूम गया और उसने अपनी युआन क्यूई से सर्पिल वायु प्रवाह को संघनित कर दिया। उसने कहा, जब मैं इस बदमाश को बहका लूंगा तो मैं उसे ईमानदारी से तुम्हारे लिए गोलियां परिष्कृत करने दूंगा। नहीं, तान बुहुई ने अपना सिर हिलाया और कहा, गोलियों को परिष्कृत करने के लिए आपको उच्च स्तर की एकाग्रता बनाए रखने की आवश्यकता है। जिन लोगों को आपने मंत्रमुग्ध किया है वे सभी बेहोश हैं। इस तरह की लकड़ी की शक्ल वाली गोलियों को परिष्कृत करना असंभव है। यह सुनकर मोरू असहाय हो गई और केवल अपना दाहिना हाथ ही वापस खींच सकी। डोंग वुशांग ने अपने दांत पीसते हुए अपनी हथेली अर्जुन के दिल पर रख दी। हालांकि कुछ देर सोचने के बाद उसने अपना हाथ वापस खींच लिया। क्या? अर्जुन ने पूछा, क्या आप अपने बेटे की जान नहीं चाहते? डोंग वुशांग ने कहा, कोई जल्दी नहीं है। शैतान सागर में प्रवेश करने के बाद मैं तुरंत आपके लिए छाप वापस ले लूंगा। अर्जुन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और मन ही मन सोचा कि इस बूढ़े व्यक्ति के खिलाफ षड्यंत्र करना आसान है। उसे डर था कि अर्जुन की छाप वापस लेने के बाद अर्जुन तुरंत भाग जाएगा। हालांकि अगर वह शैतान सागर में प्रवेश करता तो अर्जुन के भागने की कोई जगह नहीं होती। चलो चले, चलो तुरंत शैतान सागर की ओर चलें। डोंग वुशांग ने अपना हाथ हिलाया और सबके साथ उड़ गया। सभी लोग तेजी से उड़े। डोंग वुशांग की साधना के साथ उसने सभी को पश्चिम की ओर ले जाया। केवल 2 दिन और 1 रात में वे पश्चिमी क्षेत्रों के मध्य से पश्चिमी क्षेत्रों के पश्चिमी तट पर पहुंच गए। डेविल सी टोकन के अनुसार यह वह स्थान था जहां दानव सागर प्रकट हुआ था। उनके रास्ते में देरी हुई। जब वे अपने गंतव्य पर पहुंचे तो वे अपेक्षा से लगभग 1 दिन देरी से पहुंचे। वे रात में डेमन सी में पहुंचे जो आज सुबह खुला था। दूर से देखने पर सामने अंतहीन सागर दिखाई देता था। डोंग वुशांग ने शैतान सागर टोकन निकाला और उसे ध्यान से देखा। उसने दूरी की ओर इशारा करते हुए कहा, राक्षस सागर अभी भी अंदर होना चाहिए। चलो उड़कर ऊपर जाते हैं। हाँ, लेकिन देर से आना अच्छा है, तान बुहुई ने कहा। जब शैतान सागर खुलता है तो बहुत सारे लोग आते होंगे। हम बस उनके साथ समय बिताने से चूक गए ताकि अनावश्यक संघर्ष से बच सकें। सभी लोग समुद्र की सतह के करीब उड़ते रहे, 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर तक उड़ते रहे। यह जगह पहले ही गहरे समुद्र क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी थी। रात्रि के आकाश के नीचे पूर्ण चंद्रमा चमक रहा था। शांत और शांतिपूर्ण पश्चिमी समुद्र में एक बड़ा दर्पण अचानक सभी के सामने प्रकट हुआ। बड़ा दर्पण आकाश के शीर्ष पर पहुंच गया और उसे बाएं या दाएं नहीं देखा जा सका। दर्पण के नीचे वह समुद्र की गहराई में चला गया और इसी तरह वह नीचे नहीं देख सका। यह अजीब चीज अचानक समुद्र की सतह पर प्रकट हुई, जिससे सभी को एक अजीब सा आश्चर्य महसूस हुआ। क्या यह शैतान सागर का प्रवेश द्वार हो सकता है? मोरू की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। डोंग वुशांग ने शैतानी सागर टोकन निकाला और पाया कि शैतानी सागर टोकन चमक रहा था। इसके अलावा टोकन का शीर्ष बड़े दर्पण की ओर इशारा कर रहा था जो चमक रहा था। हे भगवान! अच्छे भाई, इस दुनिया में ऐसी दुर्लभ चीज है। मेंग डाई ने अर्जुन की बाह पकड़ ली। वह क्रोधित और उत्साहित दोनों थी। देखो, क्या तुम हमें आईने में प्रवेश करने दोगे? हर कोई आईने में देख रहा था और आईने में सभी का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। हालांकि सबसे अजीब बात यह थी कि लगभग सभी का प्रतिबिंब दर्पण में था, लेकिन उनमें से कोई भी डोंग वुशांग नहीं था। डोंग वुशांग विचारशील था। उसने लापरवाही से एक काले झंडे वाले हत्यारे को पकड़ लिया, हत्यारे के शैतान सागर टोकन को छीन लिया और हत्यारे को दर्पण में फेंक दिया। हत्यारा दयनीय हालत में शीशे में जा गिरा
और शीशे में हत्यारे का प्रतिबिंब भी सिर के बल गिरा। एक ही आवाज के साथ हत्यारा शीशे से टकराने के बाद जोर से उछला। डोंग वूशांग ने सिर हिलाया और कहा, हर कोई शैतान सागर टोकन निकालो और इसे अपने हाथों में पकड़ो। यह सुनकर सभी ने शैतानी समुद्री टोकन निकाला और देखा कि सभी का प्रतिबिंब दर्पण से गायब हो गया था। हालांकि दर्पण के प्रतिबिंब के बीच में हवा में अभी भी एक मूक छोटा पक्षी खड़ा था। यह टूट गया है। अर्जुन ने उसके माथे पर थपथपाया और कहा, मैं लिटिल स्पैरो के लिए डेविल सी टोकन लाना भूल गया। किसने सोचा होगा कि एक पक्षी को भी प्रवेश करने के लिए डेविल सी टोकन की आवश्यकता होगी? कोई बात नहीं। डोंग वूशांग ने हत्यारे को एक ही हथेली से काट डाला और हत्यारे का शैतान सागर टोकन अर्जुन को सौंपते हुए कहा, इसे ले लो। तुम क्या कर रहे हो? अन्य हत्यारे क्रोधित हो गए। अर्जुन ने डोंग वूशांग को देखा, फिर हत्यारों को देखा, फिर शैतान सागर टोकन लिया और छोटे पक्षी को अपने मुंह में पकड़ने दिया। चलो चले, चलो एक साथ प्रवेश करें। डोंग वूशांग को डर था कि कोई भाग जाएगा, इसलिए उसने सभी को अपने युआन क्यूई के साथ बांध दिया और उन्हें दर्पण में फेंक दिया। उन्होंने देखा कि जब उनके शरीर दर्पण को छूते थे तो ऐसा लगता था जैसे वे पानी में प्रवेश कर गए हों, जिससे दर्पण पर लहरों का एक छल्ला दिखाई देता था और हर कोई आसानी से दर्पण में डूब सकता था। जब डोंग वूशांग को यकीन हो गया कि उसने किसी और को नहीं छोड़ा है, तो वह अंदर चला गया। अर्जुन को अपने सामने एक अजीब सी स्थिति महसूस हुई और फिर उसके पैर समतल जमीन पर पड़े। सभी ने घबराकर तुरंत अपने शरीर की जांच की कि कहीं कुछ अप्रत्याशित तो नहीं हुआ है। अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के बाद वे इस जगह को देखने लगे। उन्होंने स्वयं को एक ऐसे हॉल में पाया जो किसी प्राचीन महल जैसा दिख रहा था। उनके ठीक सामने दो प्राचीन पत्थर के दरवाजे जुड़े हुए थे और हॉल के कोनों में अभी भी कुछ मानव शव पड़े थे जो अनगिनत हजारों वर्षों से मृत थे। जब कोई हॉल में चल रहा था तो उसके कदमों से उत्पन्न हवा की आवाज से लाशें राख में बदल गईं। मुझे आश्चर्य है कि ये लोग कब से मर चुके हैं। ऐसा लगता है कि शैतान सागर बहुत लंबे समय से अस्तित्व में है। अर्जुन फुसफुसाया। देखो, दोनों तरफ की दीवारें पारदर्शी हैं। स्वप्न तितली ने बाएं और दाएं इशारा किया। इस समय काफी लोगों को इस स्थिति का पता चल चुका था। हॉल के दोनों ओर की दीवारें पारदर्शी दर्पणों की तरह थीं, लेकिन कोई भी देख सकता था कि कक्षों में दो समान हॉल थे। बाईं ओर के हॉल में एक पत्थर का दरवाजा खुला था, लेकिन दाईं ओर के हॉल में, जिस हॉल में अर्जुन था, उसी तरह पत्थर के दरवाजे कसकर बंद थे। भाग्यशाली नहीं, तान बुहुई ने अपनी ठोड़ी रगड़ी और कहा, ऐसा लगता है कि कुछ हॉलों में प्राचीन लोगों ने अतिक्रमण किया है। हम संयोग से ऐसे हॉल में प्रवेश कर गए जहां कोई नहीं आया। हमें पत्थर का दरवाजा खुद ही खोलना होगा। यह तो एक पत्थर का दरवाजा है, बस इसे धक्का देकर खोल दो। डोंग वूशांग ने अपना हाथ हिलाया और युआन क्यूई की एक लहर बाहर निकली जो दो प्राचीन पत्थर के दरवाजों से टकराई। हालांकि दोनों पत्थर के दरवाजे स्थिर रहे। हाँ, डोंग वूशांग दंग रह गया। तान बुहुई ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया, भाई डोंग, आप बहुत लापरवाह हैं। यहां पत्थर का दरवाजा स्पष्ट रूप से एक संरचना के साथ स्थापित है। यदि आप इसे खोलते हैं तो इस हॉल के निर्माण का क्या मतलब है? यही कारण है। डोंग वूशांग ने अपनी मुट्ठियां बांधी और कहा, फिर मुझे बूढ़े भाई टैन को परेशान करना होगा। अध्याय 416 प्राचीन शैतान सागर। भाई टैन गहन दांव में विशेषज्ञ हैं। यह मामला उन पर छोड़ दो। निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं होगी, मो ऋषि ने हंसते हुए कहा। हालांकि उसने ऐसा कहा, लेकिन तान बुहुई की अभिव्यक्ति गंभीर थी। वह जानता था कि यह शैतान सागर निश्चित रूप से इतना सरल नहीं था। उसने देखा कि तान बुहुई पहले पत्थर के दरवाजे के पास पहुंची, फिर उसके हाथों ने युआन क्यूई को संघनित किया और धीरे धीरे मध्य हवा में चित्र बनाने लगे।
उसकी उंगलियां आसमान में चमकती हुई युआन क्यू के टेढ़े-मेढ़े निशान छोड़ती चली गईं। युआन क्यू के उन निशानों ने एक विशाल, जटिल संरचना आरेख बनाया। यह दृश्य देखकर सभी को लगा कि यह अकल्पनीय और समझ से परे है। मोरू के लिए, वह भी गहन दांव में एक विशेषज्ञ थी। हालांकि उसने एक अजीब तकनीक का अभ्यास किया था, फिर भी वह गहन दांव के बारे में बहुत कुछ जानती थी। उसने प्रशंसा में अपने हाथ ताली बजाई और ताली बजाई। भाई टैन का अन्वेषण आरेख वास्तव में एक स्वर्ग चरण प्राथमिक चरण है। मैं इसकी प्रशंसा करता हूं। फिर तान बुहुई ने गठन आरेख को धक्का दिया और गठन आरेख धीरे धीरे हवा में पत्थर के दरवाजे के पास पहुंच गया। अंत में पत्थर के दरवाजे के साथ ओवरलैप हो गया। एक पल में तान बुहुई का प्रोबिंग फॉर्मेशन डायग्राम धीरे धीरे पत्थर के दरवाजे से बाहर निकल आया। हालांकि यह प्रोबिंग फॉर्मेशन डायग्राम अधूरा था। अपनी पूरी अवस्था में यह 1200 से भी कम था। जांच आरेख क्या है? डोंगवू शांग ने उत्सुकता से पूछा। तान बुहुई ने पहले ही लौटे अन्वेषण आरेख से निष्कर्ष निकालना शुरू कर दिया था। मो ऋषि ने बगल से समझाया, भाई टैन की तरह, भाई मो की जागीर के लिए आपने जो 7 संरचनाएं स्थापित की हैं, वे नंगी आंखों से दिखाई नहीं देती। और संरचना को तोड़ने की कुंजी संरचना की आंख को निकालना है। अन्वेषण आरेख का उद्देश्य यही है। भाई टैन अधूरे अन्वेषण आरेख के आधार पर पत्थर के द्वार पर संरचना का अनुमान लगा सकते हैं। हालांकि यह एक समय लेने वाली और ऊर्जा लेने वाली प्रक्रिया है। डोंगवू शांग ने उत्सुकता से पूछा, भाई मो का अन्वेषण आरेख पूरी तरह से उन्नत था, लेकिन जब वह बाहर आया तो केवल 1002 ही बचे थे। क्या वह असफल हो गया था? मो ऋषि मुस्कुराए, यह सच नहीं है। अन्वेषण आरेखों में भी ग्रेड होते हैं। आमतौर पर भाई टैन को केवल अपने स्वर्गीय चरण प्राथमिक चरण अन्वेषण आरेख को एक संरचना में धकेलने की आवश्यकता होती है। उस स्थिति में जब यह अन्वेषण आरेख वापस आएगा तो लगभग 120 होंगे। हालांकि इस पत्थर के द्वार पर सरणी गठन केवल 1020 लौटा। इससे पता चलता है कि इस पत्थर के द्वार पर सरणी गठन अत्यंत गहरा और अथाह है। लेकिन यह अच्छा है। 1001-2 पर वापस लौटने में सक्षम होने का मतलब है कि हमारे पास संरचना को तोड़ने का मौका है। मुझे बस भाई टैन को अधिक ऊर्जा खर्च करने के लिए परेशान करने की जरूरत है। यही कारण है, डोंगवू शांग ने सिर हिलाया। उसे केवल यह महसूस हुआ कि गठन का मार्ग अत्यंत रहस्यमय था। उसके जैसे मार्शल कलाकार के साथ वह शायद इसे समझने में असमर्थ था। टैन बुहुई ने जो तरीका अपनाया वह संरचनाओं को तोड़ने का एक प्रामाणिक तरीका था। यह व्यावहारिक रूप से सभी संरचना मास्टर्स के लिए संरचनाओं को तोड़ने का एकमात्र तरीका भी था। केवल संरचना पर जासूसी करने के लिए एक जांच आरेख का उपयोग करके ही कोई संरचना को ट्रिगर नहीं कर सकता था। हालांकि जियांग नान ने अपनी आंखें पोंछने के लिए केवल अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल किया। बिजली की फोटोइलेक्ट्रिक आंखों से वह पत्थर के दरवाजे पर गठन नसों की दिशा और गठन आंखों के स्थान को स्पष्ट रूप से देख सकता था। जियांग नान कभी भी इतना मूर्ख नहीं होगा कि वह तान बुहुई की मदद करे। उसने कहा, बूढ़े राक्षस डोंग, इस संरचना को तोड़ने में कुछ समय लगेगा। मेरे लिए अपनी छाप निकालो। डोंगवू शांग एक पल के लिए झिझका। उसने सोचा कि जियांग नान यहां से बच नहीं पाएगा, इसलिए वह आगे बढ़ा और अपने हाथ से जियांग नान की छाती पर लगे निशान को खींच लिया। निशान के बिना जियांग नान को बहुत अधिक आराम महसूस हुआ और उसने राहत की लंबी सांस ली। अब मेरे बेटे के लिए गोलियां परिष्कृत करो, डोंगवू शांग ने कहा। जियांग नान ने अपना सिर हिलाया, मैं यह नहीं कर सकता। तुम क्या बात कर रहे हो? डोंगवू शांग गुस्से में था। उसने अपनी हथेली उठाई और उसकी हथेली में युआन क्यूई गूंज उठी। वह दहाड़ता हुआ बोला, तुम अपनी बात से पीछे हटने की हिम्मत कर रहे हो।
जियांग नान ने हंसते हुए कहा, क्या आपको लगता है कि मैं इतनी छोटी हूं? मैं गोलियों को परिष्कृत करना कैसे जान सकती हूं? मैं गोलियों को परिष्कृत कर सकती हूं, लेकिन मुझे उन्हें ओल्ड मॉन्स्टर टैन को परिष्कृत करने देना होगा। मैं अकेले ही उसके साथ सहयोग कर सकती हूं। डोंगवू शांग ने ओह कहा। फिर उसे एहसास हुआ कि वह बहुत अधीर हो गया है, इसलिए उसने अपना दाहिना हाथ वापस खींच लिया। जियांग नान ने ड्रीम बटरफ्लाई को एक तरफ खींच लिया और उसके शरीर में हरे अग्निविष का प्रतिरोध करने के लिए उसकी युआन क्यूई भेजी। उसने फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हारी मेरिडियन कैसी हैं? क्या तुम युआन क्यूई को प्रसारित करने में सक्षम हो? स्वप्न तितली ने अपना सिर हिलाया, यह बिल्कुल बेकार है। हरी ज्वाला का जहर मेरी शिरोबिंदु और आध्यात्मिक सागर पर दबाव डाल रहा है। इस समय मिंग यू युआन आया और फुसफुसाया, भाई जियांग, वरिष्ठ बहन मिंगडाई, पत्थर का दरवाजा खुलने के बाद चलो एक साथ बाहर निकले। मिंगडाई ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, यह चाल मत खेलो। मुझे डर है कि जब समय आएगा तो हम जल्दबाजी करेंगे, लेकिन तुमने जल्दबाजी नहीं की। जब डोंगवू शांग हमारे पीछे आएगा तो तुम चुपचाप भागने का अवसर पाओगे। यह है। मिंग्यू युआन मुस्कुराया और कहा, वरिष्ठ बहन मिंगडाई बहुत विचारशील थी। उसने वास्तव में मेरे इरादों को समझ लिया था। यह चमकीला चांद बहुत बुरा था, लेकिन यह खुलेआम बुरा था। उसने कभी पाखंडी होने का नाटक नहीं किया, न ही उसने इसे देखा जाने के बाद छिपाया। इससे पहले जंगल में मिंगडाई ने कहा था कि वह पापी और दुष्ट था। जब विद्वान ने कहा कि उसने नदी पार की है और पुल को ध्वस्त कर दिया है, तो मिंग्यू युआन ने भी मुस्कुराते हुए इसे स्वीकार किया था। इससे जियांग नान को उसकी ओर एक नई नजर से देखने का मौका मिला। एक सच्चा नीच व्यक्ति हमेशा एक पाखंडी व्यक्ति से ज्यादा स्वीकार्य होगा। लगता है यहां कोई शब्द है। कुछ ही दूरी पर जू किंग, वह आकर्षक आदमी जो मोरूशी का पीछा कर रहा था, अचानक चिल्लाया। डोंगवू शांग और मोरूशी ने एक दूसरे को देखा और देखने के लिए पास चले गए। अच्छा भाई, चलो चलकर देखते हैं। मेरा जहर अभी खत्म नहीं होने वाला है, मिंगडाई ने कहा। ठीक है, ठीक है। जियांग नान ने सिर हिलाया और ड्रीम बटरफ्लाई के साथ चला गया। दो प्राचीन पत्थर के दरवाजों के अलावा दीवार पर मूल रूप से कुछ भी नहीं था, लेकिन जू किंग ऊब गया था। उसने अपने हाथ से दीवार को छुआ और पाया कि धूल गिरने के बाद अंदर प्राचीन पात्रों की पंक्तियां थीं। डोंगवू शांग ने दीवार को साफ करने के लिए अपनी युआन क्यूई का इस्तेमाल किया और बड़ी संख्या में शब्द देखे। सभी ने इसे पढ़ा और बहुत खुश हुए। ये शब्द शैतान सागर का परिचय थे। शैतान सागर लगभग 5 लाख वर्षों से अस्तित्व में था। प्राचीन युग 1 लाख से 9 लाख वर्ष पुराना था, इसलिए शैतान सागर का महान युग प्राचीन युग था। यह अफवाह थी कि 5 लाख साल पहले 2 शीर्ष विशेषज्ञ थे जिन्होंने लड़ाई लड़ी थी, और दोनों पक्षों के बीच लड़ाई में अंतरिक्ष और समय का एक अशांत क्षेत्र विस्फोट से नष्ट हो गया था। यह अंतरिक्षमय अशांति शैतान सागर थी। यह कभी कभी दिखाई देती थी। अनुमान लगाया गया था कि यह दुनिया में 5 लाख वर्षों से मौजूद थी। अंतरिक्षमय अशांति का अर्थ था कि समय और स्थान का अराजक क्षेत्र वास्तविक दुनिया के साथ असंगत था। लगभग 3 लाख वर्ष पूर्व एक शीर्ष मार्शल कलाकार ने इस अंतरिक्षमय अशांति की खोज की तथा इसका पुनः उपयोग किया। उन्होंने जो गहन साधना तकनीकें और युद्ध कौशल सीखे थे, या जो अद्वितीय दिव्य हथियार उन्होंने गढ़े थे, उन्हें उन्होंने शैतान सागर में संग्रहित कर दिया था। डेविल्सी टोकन वास्तव में 3 लाख साल पहले एक ग्रैंड आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग ग्रैंडमास्टर द्वारा व्यक्तिगत रूप से गढ़ा गया था। डेविल्सी टोकन रखने वाला व्यक्ति अंतरिक्ष और समय के अशांत प्रवाह की बाधा को भेदने में सक्षम था। वह भी बड़ा दर्पण था। ऐसा करने वाला पहला व्यक्ति था। बाद के वर्षों में ऐसे लोग भी थे जिन्होंने इसका अनुसरण किया।
मार्शल आर्ट विशेषज्ञ और मार्शल आर्ट जीनियस लगातार शैतान सागर में अपने मार्शल कौशल को छिपाते रहे। ऐसा करने का कारण यह था कि वे इसे विरासत में प्राप्त कर सकें। कुछ विशेषज्ञ बेहद गरीब और अजेय थे। हालांकि उनके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले मार्शल कौशल कड़वे थे क्योंकि कोई भी वंशज उन्हें नहीं सीख सकता था। वे केवल इस बात पर आह भरते थे कि उनकी अद्वितीय क्षमताएं समय की नदी द्वारा निगल ली जाने वाली थी। इस प्रकार उसके मन में इसे विरासत में पाने का विचार आया। चूंकि वर्तमान युग में कोई भी उनकी दुर्जेय क्षमताओं को नहीं सीख सकता, इसलिए वह उन्हें शैतानी समुद्र में भेज देगा। शायद भविष्य में ऐसे प्रतिभाशाली लोग होंगे जो उन्हें समझ सकेंगे। अध्याय 417 वरिष्ठ चेतावनी। जब सभी ने यह परिचय देखा तो वे इतने उत्साहित हो गए कि लगभग पागल हो गए। साधना तकनीक, युद्ध कौशल, औषधीय गोलियां, दिव्य हथियार, कवच इत्यादि। प्राचीन काल से बहुत सारे खजाने बचे हुए थे जिन्हें शैतानी समुद्र में रखा गया था। यह सचमुच एक बहुत बड़ा खजाना था। नीचे अभी भी शब्द हैं। ड्रीम बटरफ्लाई ने नीचे की ओर इशारा किया और पाया कि शैतान सागर के परिचय के तहत और भी छोटे अक्षर थे। ये अक्षर अपेक्षाकृत नए थे और इन्हें भविष्य की पीढ़ियों द्वारा उकेरा जाना चाहिए था। दूसरी ओर ये शब्द चेतावनी भरे शब्द थे और उनका सामान्य अर्थ इस प्रकार था। जब से 3 लाख साल पहले पहला इंसान दानव सागर में घुसा था, तब से यह अशांत अंतरिक्षमय क्षेत्र अस्थिर हो गया था। हर 30,000 साल में यह एक अशांत अंतरिक्षमय क्षेत्र में विभाजित हो जाता था। उसी समय योद्धा अपने खजाने को संबंधित अशांत परत में छिपा देते थे। अर्जुन ने अपनी उंगलियां चुटकी में दबाईं और हिसाब लगाया। अब तक शैतान सागर अंतरिक्ष और समय के 10 क्षेत्रों में विभाजित हो जाना चाहिए था। वे अंतरिक्ष और समय के 30,000 वर्ष, अंतरिक्ष और समय के 60,000 वर्ष, 90,000, 1,20,000 इत्यादि थे। दूसरे शब्दों में, जिस क्षण वह प्रवेश करेगा, वह पहली बार 30,000 वर्ष पुराने स्पेसटाइम क्षेत्र में प्रवेश करेगा। चेतावनी को देखते रहें। शुरुआत में शैतान सागर बिना सुरक्षा के था। कोई भी व्यक्ति जो अंदर जाता था, आसानी से अंदर के खजाने को लूट सकता था। हालांकि इस मामले पर प्राचीन विशेषज्ञों का ध्यान गया और भविष्य की पीढ़ियों के मार्शल कलाकारों का परीक्षण करने के लिए अंदर कुछ चौकियां स्थापित की गईं। इसका लक्ष्य था कि असली प्रतिभा और व्यावहारिक ज्ञान वाले लोग चौकियों से गुजरकर खजाने प्राप्त करें। तभी वे अपनी साधना तकनीक, युद्ध कौशल, हथियार, गोलियां और दवाइयां सही मायने में आगे बढ़ा पाएंगे। हालांकि इसके बाद के वर्षों में अधिक से अधिक लोग शैतान सागर में प्रवेश कर गए और उनमें से कुछ दुर्भावनापूर्ण लोगों के साथ घुल मिल जाने से बच नहीं सके। वे लोग शैतान सागर में कुछ दुष्ट जीव लेकर आए, जिनमें प्राचीन राक्षसी जानवर और कुछ अज्ञात अंधकारमय जीव भी शामिल थे। भूल जाइए, वहां कुछ शक्तिशाली गहन दाव विशेषज्ञ भी थे जिन्होंने अंदर कई जाल और गहन संरचनाएं स्थापित की थी। हमेशा ऐसे कनिष्ठ गहन अभ्यासी होते थे जो प्रवेश के बाद अपने पूर्ववर्तियों की संरचनाओं का तिरस्कार करते थे। अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए वे अपनी खुद की संरचनाएं और जाल भी स्थापित करते थे। समय के साथ शैतान सागर अतुलनीय रूप से अराजक और जटिल हो गया, जिससे यह अत्यधिक क्रूरता की भूमि में बदल गया। जिस व्यक्ति ने यह चेतावनी लिखी थी, वह 30,000 साल पहले का एक विशेषज्ञ था। शैतान सागर की खोज करने के बाद उसने पाया कि यहाँ कई खतरे हैं, इसलिए वह दयालु हो गया और यह मार्ग छोड़ गया। जब उन्होंने यह देखा, तो सभी का मूल उत्साह तुरंत ठंडा पड़ गया। खास तौर पर पाठ के आखिरी पैराग्राफ में दर्ज किया गया है कि कई सालों से लोग शैतानी समुद्र में प्रवेश कर रहे थे। हालांकि केवल कुछ ही लोग थे जिन्होंने वास्तव में शैतानी समुद्र में खजाने छोड़े थे और बहुत से लोग थे जिन्होंने खजाने को लूट लिया था। इसलिए शैतानी समुद्र में लगभग हर चीज लूटी जाने वाली थी।
जब से स्वर्गीय क्लेश के शुरुआती विशेषज्ञों ने दिव्य स्तर की मार्शल तकनीकें, गोली शोधन तकनीकें इत्यादि छोड़ी थीं, उन्हें दूसरों ने छीन लिया था। बाद में दिव्य स्तर के विशेषज्ञों की खोज के बाद उनके वंशजों ने दाव स्तर, रहस्यमय स्तर इत्यादि को छीनना शुरू कर दिया था। इसलिए जब मार्शल कलाकारों की भावी पीढ़ियां आएंगी तो इस बात की निश्चित संभावना होगी कि वे उन खजानों को प्राप्त कर सकें जिन्हें उनके पूर्ववर्तियों ने खो दिया था, लेकिन अधिक संभावना यह है कि वे कुछ भी नहीं पा सकेंगे। इसलिए वंशजों को सलाह दी जाती है कि यदि आवश्यक न हो तो शैतान सागर में न उतरें, ताकि उनकी जान न जाए और कुछ भी न मिल सके। इस बिंदु पर चेतावनी समाप्त हो गई। सभी लोग निराश हो गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि शैतानी समुद्र पहले से ही ऐसा हो गया है। न केवल कई कठिनाइयां थीं, बल्कि खजाने भी दूसरों ने छीन लिए थे। क्या कमीनों का झुंड है, मिंग्यू युआन ने गुस्से से डांटा उन शापित लोगों, अगर वे इसे खजाने से नहीं भरते हैं तो भी कोई बात नहीं, और उन्होंने तो सारा खजाना ही ले लिया। मेंग डाई ने मजाक उड़ाया, अगर आप किसी को डांटते हैं तो आप खजाने की खोज करने के लिए यहां क्यों नहीं आते हैं? ठीक है, चुप रहो। डोंग वुशांग का मूड खराब था और गुस्से से बोला, तुम किस बात पर बहस कर रहे हो? ऐसा नहीं है कि कोई उम्मीद नहीं बची है। भाई डोंग सही कह रहे हैं। मोरुषि ने सिर हिलाया और कहा, शायद वहां केवल कुछ मार्शल कौशल बचे हैं। वे स्वर्ग स्कायर दायरे, स्वर्ग मूल दायरे और यहां तक कि मूल दायरे के लिए उपयुक्त हैं। हालांकि हम तीनों अभी केवल स्वर्ग मूल दायरे में हैं। एक बार जब हमें एक मिल जाता है तो हम अभी भी इसका उपयोग कर सकते हैं। अर्जुन ने खुद से कहा, कोई आश्चर्य नहीं कि अब कम से कम उच्च क्षेत्र के मार्शल कलाकार शैतान सागर की खोज कर रहे हैं। तो यही कारण है। हालांकि दूसरी बार सोचने पर निराश होने की कोई बात नहीं थी। खेती की तकनीक और मार्शल कौशल उपलब्ध नहीं हो सकते हैं, लेकिन आत्मा, जड़ी बूटियां और स्वर्गीय सामग्री और पृथ्वी के खजाने अपने आप ही उग जाएंगे। अगर उन्हें कुछ उच्च श्रेणी की आत्मा जड़ी बूटियां मिल जाती हैं तो यह एक सार्थक यात्रा होगी। शायद वे ड्रीम तितली को डिटॉक्सिफाई करने में सक्षम होंगे। कोई बात नहीं, वे सब यहां हैं। हमें अंदर जाकर देखना होगा। इस समय 3 घंटे बीत चुके थे और तान बू हुई अभी भी जमीन पर बैठी हुई संरचना का अनुमान लगा रही थी। अर्जुन मन ही मन हंसा। शायद दरवाजे पर यह व्यवस्था सीनियर ने बनाई थी, जिसने चेतावनी संदेश छोड़ा था। शुरुआत में तान बू हुई अभी भी आत्मविश्वास से भरा हुआ था, लेकिन 3 घंटे बाद भी वह अभी भी इसे समझ नहीं पाया था और चिंतित होने लगा था। भाई टैन, क्या यह पर्याप्त नहीं है? डोंग वुशांग अब और इंतजार नहीं कर सका और पूछा। तान बू हुई इतना चिंतित था कि उसका सिर पसीने से लथपथ हो गया था कि वह खुद से ही बुदबुदाता रहा, इसका कोई मतलब नहीं है। मैं व्यूह रचना की आंख को क्यों नहीं तोड़ सकता, जबकि मैंने व्यूह रचना की आंख के स्थान की स्पष्ट गणना कर ली है? जैसे ही उसने बात की, तान बू हुई ने अपने दांत पीस लिए और एक और जांच आरेख आगे बढ़ा दिया। हालांकि जो जांच आरेख लौटा वह पहले वाले से बिल्कुल अलग था। यह असंभव है। यह बिल्कुल असंभव है। तान बू हुई को ऐसा झटका लगा मानो उस पर बिजली गिर गई हो। तन बू हुई को ऐसा लगा जैसे उसे बहुत बड़ा झटका लगा हो और उसका पूरा शरीर पागल हो गया हो। अर्जुन ने अपनी बिजली जैसी आंखों से देखा। पत्थर के दरवाजे पर बनी संरचना वास्तव में जटिल थी और उस पर केवल एक ही संरचना वाली आंख थी। यह जटिल था क्योंकि फॉर्मेशन आई दौड़ सकती थी। सामान्य फॉर्मेशन की फॉर्मेशन आई स्थिर होती थी, लेकिन यह फॉर्मेशन आई समय के साथ एक निश्चित नियम के अनुसार चलती थी। यदि तान बू हुई को सरणी नेत्र की गणना करनी होती तो वह न केवल सरणी नेत्र की स्थिति की गणना कर सकता था, बल्कि सरणी नेत्र की गति के नियम की भी गणना कर सकता था। हालांकि तान बू हुई ने गठन आरेख चिपकाया और वापस आ गया।
इसे उस समय केवल गठन आंख के स्थान के रूप में गिना जा सकता था, इसलिए वह पूरी तरह से विफल हो गया था। ऐसा लगता है कि संरचना को तोड़ना थोड़े समय में संभव नहीं होगा। भाई डोंग, चलो चरणहीन क्लेश उंगली की साधना करते हैं। अगर हम चरणहीन क्लेश उंगली सीख लेते हैं तो हम एक निश्चित समय पर प्रवेश कर सकेंगे, मो ऋषि ने कहा। डोंग वू शांग ने गहरी सहमति से सिर हिलाया। तान बू हुई ने गठन की आंखों की गणना जारी रखी। डोंग वू शांग, मो ऋषि, तांग झेंग, लेंग वू ये और अन्य लोग एक साथ क्रॉसलेग्ड बैठे और क्लेशमुक्त उंगली के मंत्र का प्रसार किया। स्वप्न तितली ने अर्जुन के कान में फुसफुसाते हुए कहा, अच्छा भाई, क्या तुम अपनी कष्टमुक्त उंगली से इस पत्थर के दरवाजे की ओर इशारा कर सकते हो? अर्जुन ने जल्दी से मेंगडाई का मुंह ढक दिया और फुसफुसाया, मेरे जीवित पूर्वज, क्या आप ऐसे शब्द लापरवाही से कह सकते हैं? मेंगडाई ने चंचलता से अपनी आंखें झपकाईं और हल्के से अर्जुन की हथेली चाटी। अर्जुन के हाथ में खुजली हुई और वह जल्दी से पीछे हट गया, जिससे मेंगडाई की मुस्कान की फूलों की शाखाएं कांपने लगीं। बाकी सभी लोग शैतान सागर में प्रवेश करने के लिए व्यथित थे, लेकिन इस कोने में अर्जुन और मेंगडाई को इसकी परवाह नहीं थी। वे दोनों बहुत खुले विचारों वाले थे। अगर वे अंदर जा सकते तो जरूर जाते। अगर वे अंदर नहीं जा सकते तो यह भी काफी सौभाग्य नहीं था। हालांकि अर्जुन ने अनुमान लगाया कि पत्थर का दरवाजा अविनाशी होना चाहिए। चरणहीन क्लेश उंगली, चरणहीन क्लेश उंगली। इस प्रकार की उंगली तकनीक पदार्थ के लिए अत्यंत हानिकारक थी, लेकिन पत्थर के द्वार के बारे में सबसे शक्तिशाली चीज पत्थर का द्वार नहीं था, बल्कि इसके अंदर छिपी संरचना थी। अध्याय 418 मानवीय यातना। 3 घंटे और बीत गए और तान बू हुई को समझ नहीं आया कि वह आंख कहाँ है। वह इतना बेचैन था कि उसने अपने कान और गाल खुजा लिए, लगभग नियंत्रण खो बैठा। भाई टैन, चिंता मत करो, डोंग वू शांग ने जल्दी से टैन बू हुई को उठाया और कहा, चलो थोड़ी देर आराम करते हैं। फिर डोंग वू शांग ने अर्जुन से कहा, छोटे दोस्त जियांग, मुझे याद है कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो तुमने स्वर्गीय गहन संप्रदाय के उस शिष्य को मारने के लिए चरणहीन क्लेश उंगली का इस्तेमाल किया था। अगर मुझे सही से याद है तो तुम्हारी एक उंगली उसके हथियार पर लगी थी, है ना? क्या? तांग झेंग और लेंग वुए में लड़ाई शुरू हो गई। लेंग वुए ने ठंडे स्वर में कहा, क्या उसने हमारे गहन आकाश संप्रदाय के एक शिष्य को मार डाला? लेंग वुए के हाथ में युआन क्यूई संघनित हो गया और चिल्लाया, मैं उसे अभी मार डालूंगा। चिंता मत करो, शैतान सागर में प्रवेश करना महत्वपूर्ण है। डोंग वू शांग ने जल्दी से लेंग वू ये को गले लगाया और कहा, छोटे दोस्त जियांग, तुम पत्थर के दरवाजे की ओर इशारा करने के लिए अपनी चरणहीन क्लेश उंगली का उपयोग क्यों नहीं करते? मेंगडाई ने यह विचार सोचा और डोंग वू शांग ने भी यह विचार सोचा। अर्जुन असहाय था, इसलिए वह केवल एक गहरी सांस ले सकता था और निराकार क्लेश उंगली का मंत्र प्रसारित कर सकता था। जहां तक मो ऋषि, तान बू हुई और अन्य लोगों की बात है, तो वे तुरंत ही उत्साह से देखने लगे। उन्होंने पहले कभी निराकार क्लेश उंगली का इस्तेमाल होते नहीं देखा था। ध्यान से देखो, मो ऋषि ने तान बू हुई से फुसफुसाते हुए कहा, शायद हम इस बच्चे द्वारा अपनी क्लेशमुक्त उंगली को मुक्त करने के तरीके के अनुसार साधना के कुछ तरीके खोज सकें। सभी ने देखा कि अर्जुन जिस स्थान पर खड़ा था, वहां 10 मीटर लंबे बुद्ध की एक प्रेत प्रतिमा खड़ी थी। बुद्ध बिल्कुल उसी स्थिति में खड़े थे जिस स्थिति में अर्जुन खड़ा था। जहां तक वहां खड़े बुद्ध की बात है, वे धार्मिक और दुष्ट दोनों थे। उनके सिर के पीछे कोई बौद्ध प्रकाश नहीं था, बल्कि भूत ऊर्जा थी। यह बौद्ध धर्म की सहिष्णुता और करुणा, बुराई, कष्ट और बिना कष्ट के यातना का प्रतिनिधित्व करता था। अर्जुन ने अपनी उंगलियां एक साथ जोड़कर इशारा किया। एक काली उंगली बल चुपचाप पत्थर के दरवाजे में घुस गया। इसके तुरंत बाद पत्थर का दरवाजा सड़ने लगा और गिरने लगा। बाद में
यह पेंग की आवाज थी जो जमीन पर पत्थर के पाउडर के ढेर में बदल गई। सबने अपना मुंह खोल दिया। मोरोशी और तान बुहुई की आंखों में अतुलनीय लालच की चमक थी। तान बुहुई ने चौंक कर कहा, क्लेशमुक्त उंगली ने वास्तव में मुझे निराश नहीं किया। हाँ हाँ हाँ, अगर मैं यह उंगली सीख लूं तो दुनिया में मुझे और कौन रोक सकता है। लेकिन फिर वे हंस नहीं सके, क्योंकि भले ही पत्थर का दरवाजा पत्थर के चूर्ण में बदल गया था, फिर भी पत्थर के दरवाजे के मूल स्थान पर प्रकाश का एक अवरोध बना हुआ था। संरचना अभी भी वहां है, मोरोशी ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। ऐसा लगता है कि चरणहीन क्लेश उंगली अदृश्य चीजों को नष्ट नहीं कर सकती। तान बुहुई ने काफी जलन सहन की और संरचना का अनुमान लगाना जारी रखा। 3 घंटे और बीत गए। सभी लोग करीब 10 घंटे से यहां फंसे हुए थे। तान बुहुई अचानक उछल पड़ी और चिल्लाई, मैं अब और सहन नहीं कर सकती। मैं बलपूर्वक संरचना को तोड़ना चाहती हूं। ओह, मैं बलपूर्वक संरचना को कैसे तोड़ सकता हूं? डोंगवू शांग ने जल्दी से पूछा। तान बुहुई की आंखों में अचानक एक भयंकर रोशनी चमक उठी। उसके चेहरे पर काली गैस की धारें चढ़ने लगीं। काली गैस ने तान बुहुई को पागल भूत की तरह घेर लिया। तान बुहुई ने अपनी अद्भुत साधना तकनीक प्रसारित की और दहाड़ते हुए कहा, मैं इस संरचना को बलपूर्वक तोड़ने के लिए आत्मा बलिदान संरचना का उपयोग करना चाहता हूं। भाई डोंग, मुझे गिरफ्तार करो। आत्मा बलिदान संरचना। डोंगवू शांग तुरंत हंसने लगा। उसने अपने पास खड़े एक छोटे मोटे स्कारलेट टाइगर मार्शल आर्टिस्ट को पकड़ा और छोटे मोटे मार्शल आर्टिस्ट को तान बुहुई की ओर फेंक दिया। तान बुहुई का दाहिना हाथ कांप उठा जब उसकी उंगलियों के बीच 3-3 इंच की चांदी की सुइयां दिखाई दी। न केवल तान बुहुई का चेहरा काली गैस से भर गया, बल्कि काली गैस चांदी की सुई के चारों ओर भी लिपट गई। वह हवा में उछला और अपने बाएं हाथ से छोटे मोटे मार्शल आर्टिस्ट का सिर पकड़ लिया। इसके तुरंत बाद तान बुहुई ने 2 चांदी की सुइयों को छोटे मोटे मार्शल कलाकार के मंदिरों के माध्यम से छेद दिया और अंतिम चांदी की सुई छोटे मोटे मार्शल कलाकार के सिर के माध्यम से लंबवत छेद गई। छोटे कद के मोटे मार्शल आर्टिस्ट को ऐंठन होने लगी। उसकी आंखें घूमने लगीं और अकल्पनीय दर्द उसे सताने लगा। वह पागलों की तरह रोया और अपने दोनों हाथों से बेरहमी से अपने चेहरे, छाती और बाहों को पकड़ लिया। हैंडल ने उसे जकड़ लिया और खून से लथपथ कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वह चाहता था कि वह अपनी मांस और त्वचा की थैली को फाड़ दे। दूसरा भाई, स्कारलेट टाइगर की ओर देखते हुए, एक लंबे चेहरे वाला मार्शल आर्टिस्ट जोर से चिल्लाया। वह मार्शल आर्टिस्ट की ओर दौड़ा, जिसके शरीर में चांदी की सुई चुभ गई थी। चांदी की सुई पहने हुए मार्शल कलाकार पागल हो गया था। उसने वास्तव में अपने लंबे चेहरे वाले भाई की ओर एक ही बार में अपने कंधे का आधा मांस काट लिया। दूसरा भाई, लंबे चेहरे वाले मार्शल आर्टिस्ट ने छोटे और मोटे मार्शल आर्टिस्ट को गले लगा लिया। चाहे छोटा और मोटा मार्शल आर्टिस्ट उसे कितनी भी पागलपन से काटने को तैयार हो, वह कभी भी जवाबी हमला नहीं करेगा। दूसरे भाई, मुझे सुई बाहर निकालने में आपकी मदद करने दीजिए। लंबे चेहरे वाले मार्शल कलाकार के कंधे को इस हद तक काट लिया गया था कि वह बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन उसने खुद को संभाला और सुई बाहर निकालने के लिए हाथ बढ़ाया। परिणामस्वरूप 3 चांदी की सुइयां बाहर नहीं निकाली जा सकीं। लंबे चेहरे वाले मार्शल कलाकार ने अभी चांदी की सुइयां पकड़ी ही थीं कि चांदी की सुइयां छोटे और मोटे मार्शल कलाकार के सिर में और भी गहराई तक चली गईं, जिससे छोटा और मोटा मार्शल कलाकार रोने लगा। लंबे चेहरे वाले मार्शल कलाकार ने अपने भाई को गले लगा लिया, उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। लानत है कमीनों! तुमने मेरे दूसरे भाई के साथ क्या किया? मैं तुमसे लड़ूंगा। लंबे चेहरे वाले मार्शल कलाकार ने छोटे और मोटे मार्शल कलाकार को छोड़ दिया और सब कुछ की परवाह किए बिना डोंगवू शांग की ओर दौड़ा।
डोंगवू ने ठंडी हंसी में लंबे चेहरे वाले मार्शल आर्टिस्ट को एक ही हथेली से जमीन पर गिरा दिया। उसने कहा, ओरिजिन रिटर्न के छठे स्तर, तुमने मुझ पर हमला करने की हिम्मत की। छोटे और मोटे मार्शल कलाकार को देखकर ऐसा लगा कि उसने दर्द के मारे उसके चेहरे का मांस एक एक करके नोच लिया था। बाद में छोटा और मोटा मार्शल कलाकार अचानक स्तब्ध रह गया। एक सफेद छाया अचानक उसके सिर के ऊपर से निकल गई। सफेद छाया ने एक अमानवीय चीख निकाली और भागना चाहती थी, लेकिन छोटे और मोटे मार्शल कलाकार के सिर पर लगी 3 चांदी की सुइयों ने 3 बार काली गैस छोड़ी, जिससे सफेद छाया उलझ गई। और वह सफेद परछाई दरअसल एक छोटे और मोटे मार्शल आर्टिस्ट की आत्मा थी। उसकी आत्मा के खोल से बाहर आने के बाद भी तान बुहुई ने उसे नहीं छोड़ा। छोटे और मोटे मार्शल कलाकार की आत्मा में केवल एक धुंधला चेहरा था। यह देखा जा सकता था कि उसका चेहरा अतुलनीय रूप से दर्दनाक और मुड़ा हुआ था, जिससे दयनीय चीखें निकल रही थी। धीरे धीरे छोटे और मोटे मार्शल कलाकार की आत्मा बदल गई, एक साधारण आत्मा से एक भयंकर भूत में। वह एक भयंकर भूत से एक दुष्ट भूत में बदल गया था। तान बुहुई जोर से हंसा और बाहर कूद गया। उसने चांदी की सुइयों में लिपटी भूत की आत्मा को पकड़ लिया। काली गैस ने उसके हाथ को भर दिया और भूत को कुचलकर मार डाला। उसने भूत को हवा की एक सफेद धारा में कुचल दिया। जेट स्ट्रीम टिकट के ऊपर हवा में यह एक भूतिया चेहरे की रूपरेखा के साथ एक मूर्त संरचना में संघनित हो गया। ऐसा दृश्य देखकर सभी लोग हैरान रह गए। अर्जुन ने गुस्से में कहा, डोंगवू शांग, टैन बुहुई, आप बिल्कुल अमानवीय हैं। डोंगवू शांग जोर से हंसा और लंबे चेहरे वाले मार्शल कलाकार को भी बाहर निकाल दिया। तान बुहुई ने लंबे चेहरे वाले मार्शल कलाकार को पकड़ने के लिए छलांग लगाई और लंबे चेहरे वाले मार्शल कलाकार के मंदिरों और सिर के माध्यम से छेद करने के लिए 3 चांदी की सुइयों का इस्तेमाल किया। लंबे चेहरे वाले मार्शल कलाकार को भी ऐंठन होने लगी और वह धरती हिला देने वाली चीखें निकालने लगा। फिर से डोंगवू शांग ने 2 स्वर्गीय शैतान पंथ के शिष्यों को पकड़ लिया और उन्हें फेंक दिया। जब तक इन लोगों के सिर में चांदी की सुइयां चुभती रहीं, वे दर्द से चीखते रहे और पागलों की तरह अपने शरीर को पकड़ते रहे। यह एक मानवीय प्रवृत्ति थी। वे इतने दर्दनाक थे कि वे अपने शरीर को चीरकर अपनी आत्मा से बाहर निकलना चाहते थे। सामान्य मनुष्य अपनी आत्मा को नियंत्रित नहीं कर सकते थे या यह भी महसूस नहीं कर सकते थे कि उनकी आत्मा अस्तित्व में है, और तान बुहुई ने जिस सुई का इस्तेमाल किया था उसे आत्मा लॉकिंग सुई कहा जाता था। तान बुहुई की विधि मनुष्यों की आत्माओं को बलपूर्वक बाहर निकालना और फिर उन्हें नष्ट करना था, जिससे वे खराब हो जाते थे। तभी उनका उपयोग तथाकथित आत्मा बलिदान संरचना द्वारा किया जा सकता था। तान बुहुई द्वारा प्रताड़ित किए जाने के बाद दर्दनाक आत्माओं को आत्मा बलिदान संरचना में फेंक दिया गया। आत्मा बलिदान संरचना मजबूत और मजबूत होती गई और अधिक से अधिक मुड़ और दर्दनाक भूत चेहरे संरचना पर दिखाई दिए। ऐसा दृश्य तो बिल्कुल अकल्पनीय था। लोगों को मौत के घाट उतारने की बात तो दूर, उनकी आत्मा को भी छोड़ने की बात भी नहीं सोची गई थी। हालांकि डोंगवू शांग फिर भी जोर से हंसा। उसने एक व्यक्ति को पकड़ा और उसे फेंक दिया, फिर दूसरे व्यक्ति को पकड़ा और उसे फिर से फेंक दिया। मोरोशी ने यह दृश्य देखकर मुस्कुराई। उसने वास्तव में महसूस किया कि उसका पूरा शरीर उत्तेजना से जल रहा था और उसने वहीं पर जू किंग के साथ सोना शुरू कर दिया। तान बुहुई के शिष्य तान तांग ने खुशी से ताली बजाई। दिलचस्प। गुरुजी, आपने सुना कि वे आपको दिलचस्प कहते हैं। बस कुछ और बार। ऐसा दृश्य नश्वर संसार में नरक जैसा था। अर्जुन अपने जबरदस्त सदमे से उबर गया। उसने अपना ड्रैगन ब्लड सेबर निकाला और दहाड़ते हुए बोला, अपने पूर्वजों को भाड़ में जाओ। ड्रैगन ब्लड सेबर की युआन क्यों कांप उठी, क्योंकि उसमें से स्वर्ग को हिला देने वाली ड्रैगन की दहाड़ निकली। अध्याय 419 अपने मामलों का स्वयं प्रभारी बने।
अर्जुन ने अपनी तलवार ऊंची उठाई और चिल्लाया, क्या तुम घुटनों के बल जीना चाहते हो या अपने पैरों पर मरना चाहते हो? अगर हम अभी नहीं लड़ेंगे तो कब इंतजार करेंगे? चलो उनसे लड़े। हॉल में बचे हुए दर्जन भर मार्शल कलाकारों ने अर्जुन के आदेशों का पालन किया। अर्जुन ने 2 अवतारों को छोड़ने में अग्रणी भूमिका निभाई और फिर उसके असली शरीर और अवतार ने एक साथ 4 ब्लेड लाइट्स को काट दिया। ब्लेड लाइट्स 20 मीटर लंबी ब्लेड लाइट में संघनित हो गईं और टैन बुहुई की ओर गिरीं। स्कारलेट टाइगर, ब्लैक फ्लैग और हेवनली डेमन सेक्ट सभी ने विद्रोह कर दिया और मजबूत युआन क्यूई को छोड़ते हुए तान बू हुई, डोंगवू शांग और अन्य की ओर बढ़े। जू किंग के पास ताकत नहीं थी। मोरू अराजक लड़ाई में सबसे पहले लड़ने वाले थे। जू किंग की सुरक्षा की रक्षा के लिए उनके पास दूसरों को मारने का समय नहीं था। दूसरी ओर तान बू हुई और डोंगवू शांग ने गुस्से से हमला किया। तान बू हुई चिल्लाया, भाई डोंग, उन्हें मत मारो। बस उन्हें तब तक मारो जब तक वे प्रतिरोध करने की अपनी क्षमता खो न दें। अन्यथा मेरी आत्मा बलिदान संरचना की प्रेरणा के रूप में कोई आत्मा नहीं होगी। डोंगवू शांग ने सिर हिलाया। उन दोनों ने एक साथ अपनी हथेलियां बाहर निकालीं और अपनी स्वर्गीय मूल क्षेत्र साधना के साथ उन्होंने एक एक करके युवा मार्शल कलाकारों को मार गिराया। अर्जुन और अन्य लोगों ने कहा कि वे वापस लड़ रहे थे, लेकिन इतने सारे लोगों के साथ वे एक स्वर्गीय युआन क्षेत्र विशेषज्ञ के सामने भी नहीं टिक सके। 2 स्वर्गीय युआन क्षेत्र विशेषज्ञों की तो बात ही छोड़िए। अराजक युद्ध की शुरुआत में अर्जुन और अन्य लोग पूर्णतः नुकसान में थे। वहां 5 स्कारलेट टाइगर विशेषज्ञ थे जो डोंगवू शांग की हथेली की ताकत से आधे मारे गए थे। वे पांचों एक साथ आने के लिए संघर्ष कर रहे थे और चिल्ला रहे थे, अर्जुन, हमारा बदला लो। ऐसा कहने के बाद उन पांचों ने अपने आध्यात्मिक समुद्र को स्वयं नष्ट करने का दृढ़ निश्चय किया। धमाका। ऐसे संकीर्ण और सीलबंद वातावरण में 5 छठे स्तर के मूल रिटर्निंग विशेषज्ञों द्वारा आध्यात्मिक समुद्र के आत्मविनाश द्वारा बनाई गई गति अतुलनीय रूप से चौंकाने वाली थी। एक क्षण के लिए पूरा हॉल विस्फोट से उत्पन्न गर्मी और लपटों से घिर गया। इन आत्मविस्फोटों की शक्ति अभी भी तियान युआन दायरे के विशेषज्ञों के लिए कोई खतरा नहीं थी, लेकिन इससे दृश्य तुरंत नियंत्रण से बाहर हो सकता था। जोरदार विस्फोट और पूरे हॉल में फैली आग की लपटों के कारण सभी की दृष्टि और श्रवण शक्ति अस्थायी रूप से बेकार हो गई। अर्जुन ने ड्रीम तितली की रक्षा के लिए अपनी युआन क्यूई का इस्तेमाल किया और पत्थर के गेट की तरफ पीछे हट गया। उसने अपने दोनों हाथों से अपनी आंखें पोंछी और बिजली की फोटोइलेक्ट्रिक आंख का इस्तेमाल किया। बिजली की रोशनी की वजह से अर्जुन को तुरंत ही एक ऐसी दृश्य सीमा प्राप्त हो गई जो किसी और के पास नहीं थी। उसने पलटकर मौके की उंगली से तान बुहुई की ओर इशारा किया। उसने उस संरचना का अध्ययन किया जिसे तान बुहुई ने 10 घंटे से ज्यादा समय से नहीं तोड़ा था और उसे तोड़ने के लिए एक संकेत दिया, जल्दी से भाग जाओ। संरचना टूट गई है। अर्जुन ने युआन क्यूई को अपने गले में डाला और एक तेज आवाज के साथ हॉल में एक गड़गड़ाहट की गर्जना गूंज उठी। इस समय मार्शल कलाकार के आत्मविनाश का प्रभाव बाढ़ के द्वार की तरह पीछे हट रहा था। युवा मार्शल कलाकार खुश थे और वे सभी दरवाजे से बाहर भागे। अफरातफरी के बीच तान बुहुई ने गुस्से से कहा, छोटे कमीने, मैं पहले तुम्हें मार डालूंगी। जैसे ही उसने यह कहा, तान बुहुई ने अफसोस जताते हुए चीख मारी और अर्जुन की ओर झपटा। उसने अपने दोनों हाथों से अपनी युआन क्यूई को इकट्ठा किया और अर्जुन को उड़ा देने वाला था। भाई टैन, तुम नहीं कर सकते। मेरे बेटे को अभी भी गोलियों को परिष्कृत करने के लिए अपनी लेई माई प्रतिभा पर निर्भर रहना होगा। डोंगवू शांग चौंक गया और जल्दी से झपटा टैन बुहुई को हवा में ही गिरा दिया। मुझे मत रोको, मैं उसे मारना चाहता हूं। तान बुहुई गुस्से में था और उसने डोंगवू शांग पर अपनी हथेली से प्रहार किया। डोंगवू शांग और तान बुहुई ने एक दूसरे को हाथ से मारा और गुस्से से कहा,
अगर मैं कहता हूं कि मैं नहीं कर सकता, तो मैं नहीं कर सकता। तुम दोनों लड़ना बंद करो। कब तक? तुम्हें अभी भी आपस में लड़ना है। मोरू के हाथों ने मुहरें बना ली। अचानक जमीन पर दो अजीब पौधे उग आए। दोनों पौधों में लंबी चाबुक जैसी बेलें थीं, जो लड़ते हुए तानबू हुई और डोंगवू शांग के चारों ओर लिपटी हुई थी। इसके तुरंत बाद पौधों का एक और बड़ा क्षेत्र उग आया, जिसने दरवाजे पर अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे सभी युवा मार्शल कलाकारों को उलझा दिया। उस क्षण का फायदा उठाते हुए जब 3 तियान युआन मार्शल कलाकारों ने हमला किया, अर्जुन ने अपनी फूल उंगलियों से डोंगलिन, टैन तांग और जू किंग को अपनी ओर खींच लिया। आह, यह अच्छा नहीं है, डोंगवू शांग और अन्य दो जोर से चिल्लाए। तान बू हुई का शरीर कांप उठा और उसके चारों ओर लपेटा हुआ कोड़ा टूट गया। अर्जुन ने डोंगलिन, टैन तांग और जू किंग को एक साथ जमीन पर पटक दिया। उसने अपनी कृपाण को क्षैतिज रूप से उठाया और उन तीनों की गर्दन पर रख दिया। जल्दी से मेरे जू किंग को छोड़ दो। मोरूशी का चेहरा डर से पीला पड़ गया। उसे डर था कि अर्जुन आवेग में जू किंग को मार देगा। उन शापित पौधों को हटाओ, नहीं तो मैं अभी कर दूंगा। अर्जुन ने विशाल कृपाण को कुछ पॉइंट नीचे धकेल दिया। डोंगलिन और अन्य लोगों को इतनी दूर धकेल दिया गया कि उनके घुटने जमीन पर चरमराने लगे। आह! मुझे बचा लो! मुझे बचा लो! मैं मरना नहीं चाहता। जू किंग में बिल्कुल भी ताकत नहीं थी। इस तरह दबाए जाने पर वह तुरंत दर्द से चीख उठा। मोरूशी घबरा गई। उसने जल्दी से सारे पौधे हटा दिए और डरते हुए बोली, अर्जुन, आवेग में मत आना। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो ठीक से कहो। तुम लोग जल्दी करो और चले जाओ। अर्जुन ने मोरूशी की बात को नजरअंदाज किया और उसके पीछे खड़े युवा योद्धाओं पर चिल्लाया। अर्जुन ने डोंगलिन और अन्य लोगों को बंधक बना लिया और अपने शरीर से दरवाजा बंद कर दिया। जब बाहर मौजूद युवा मार्शल आर्टिस्ट ने यह नजारा देखा तो वे सभी चौंक गए। उस क्षण उनकी नजरों में अर्जुन का आकार अतुलनीय रूप से भव्य हो गया। अर्जुन, तुम क्या करने जा रहे हो? एक स्कारलेट टाइगर मार्शल आर्टिस्ट ने उसका गला खींचा और चिल्लाया, इस डैडी की आंखें नहीं हैं। मैंने पहले भी तुम्हें नुकसान पहुंचाया है, लेकिन यह डैडी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। हम साथ साथ चले जाएंगे। जैसा कि कहावत है, विपत्ति सच्ची भावनाओं को दर्शाती है। आत्मा बलिदान गठन में फेंका जाने वाला पहला व्यक्ति स्कारलेट टाइगर था और जीवित रहने के लिए खड़ा होने और लड़ने वाला पहला व्यक्ति अर्जुन था। हाँ, भाई जियांग, मिंग्यू युआन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, हालांकि मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूं, लेकिन मुझे लोगों का एहसान लेना पसंद नहीं है। क्या आप हम सबका पिछला हिस्सा खुद ही काटना चाहते हैं? बकवास मत करो, अर्जुन गुस्से से दहाड़ा। अगर मैं तुम्हें जाने दूं, तो तुम्हें जल्दी से चले जाना चाहिए। जल्दी से चले जाओ। सभी ने अर्जुन की पीठ पर नजर डाली और तुरंत अपने दांत पीसते हुए पीछे मुड़े और शैतान सागर की गहराई की ओर भाग गए। अर्जुन, यह डैडी इसे याद रखेगा। एक दिन मैं इसे तुम्हें लौटा दूंगा। ओरिजिन रिटर्न के 7वें स्तर पर एकमात्र बचा हुआ स्कारलेट टाइगर विशेषज्ञ दहाड़ उठा। उसने अपनी मुट्ठियां कस लीं और अर्जुन की पीठ पर एक घुटने पर बैठ गया, फिर पलटकर भाग गया। कोई आश्चर्य नहीं कि सीनियर सिस्टर मेंगडाई तुम्हें पसंद करती है। मैं ऐसे जोशीले आदमी की प्रशंसा करती हूं। मिंग्यू युआन ने सिर हिलाया और चली गई। जब सभी युवा मार्शल कलाकार चले गए, तो केवल ड्रीम बटरफ्लाई ही अर्जुन के पास रह गई। अर्जुन, आवेगपूर्ण मत बनो। मेरे बेटे को जाने दो। हम अभी भी कुछ चर्चा कर सकते हैं, डोंगवू शांग ने सावधानीपूर्वक समझाया। पिताजी, जल्दी से मुझे बचा लीजिए। डोंगलिन जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और तब तक रोता रहा जब तक कि उसकी आंखों में आंसू नहीं आ गए। तांग तांग इतनी डरी हुई थी कि उसके होंठ पीले पड़ गए। उसने तांग बू हुई को घूरते हुए कांपते हुए कहा, मास्टर, तांग तांग मरना नहीं चाहती।
तांग तांग अभी भी मास्टर की सेवा करना चाहती है। जहां तक जू किंग की बात है, वह सबसे ज्यादा दुखी था। वह पहले ही डर से बेहोश हो चुका था। अगर जियांग नान ने उसे घेरने के लिए अपनी युआन क्यूई का इस्तेमाल नहीं किया होता, तो वह शायद जमीन पर पड़ा होता। अर्जुन जोर से हंसा, तुम 3 बूढ़े राक्षस और ये 3 छोटे राक्षस, तुम लोगों की वह शक्ति और खुशी क्या है जो तुम लोगों ने अभी अभी दूसरों को प्रताड़ित करके मार डाला था? वह कहा है, जब तुम लोगों को मार रहे हो तो तुम इतनी खुशी से क्यों हंस रहे हो? जब तुम मारे जाने वाले होते हो तो तुम जंगली कुत्तों की तरह डर जाते हो। अध्याय 420 प्रथम स्पेसटाइम क्षेत्र। अर्जुन ने गुस्से में शाप दिया, केवल तुम्हारा जीवन है, केवल तुम्हारी गरिमा है। अन्य लोग तुम्हारे द्वारा रौंदे जाने के लायक हैं। मैं तुम्हारा क्या करूंगी? तुम, अर्जुन ने टैन टैंग की गर्दन के पीछे इशारा किया। दर्द के कारण टैन टैंग की आंखें घूम गईं और वह चिल्लाई, क्या तुमने ताली नहीं बजाई और खुशी नहीं मनाई जब ओल्ड मैन टैन ने किसी को मार डाला? क्या तुम एक दयनीय चीख नहीं सुनना चाहते थे? अब मुझे भी अपनी चीख सुनने दो। जैसे ही उसने बात की, अर्जुन की उंगलियों ने युआन क्यू को संघनित कर दिया। युआन क्यू तुरंत तांग तांग के शरीर में घुस गया और बांस की टहनी की तरह उसकी मेरिडियन को नष्ट कर दिया। तांग तांग दर्द से चीख उठा। उसकी चीख उतनी ही तीखी थी जितनी उन युवा योद्धाओं की थी जिन्हें पहले यातनाएं दी गई थीं और मार दिया गया था। तांग तांग, मेरी तांग तांग। तांग बूहुई का बूढ़ा चेहरा पहले से ही दिल के दर्द के आंसुओं से भर गया था। क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है? क्या तुम्हें यह सब अच्छा लग रहा है? अर्जुन ने उदास चेहरे के साथ टैन तांग के कान में पूछा। टैन टैंग को लंबे समय से इस हद तक प्रताड़ित किया जा रहा था कि वह अब इंसानों की तरह चीख भी नहीं सकती थी। और तुम कमीने, अर्जुन ने बेहोश जू किंग को देखा और गुस्से से कहा, क्या तुम्हें दूसरों का उल्लंघन करने के लिए अपने गंदे निचले शरीर का उपयोग करना पसंद नहीं था? क्या तुम्हें लगता है कि दुनिया में हर कोई मोरू जैसा है जो तुमसे चुदने को तैयार है? मैं तुम्हें यह करने दूंगा। जैसे ही उसने यह बात कही, अर्जुन ने जू किंग की जांघों के बीच में लात मारी। जू किंग के निचले शरीर की तो बात ही छोड़िए, अर्जुन की लात से उसका पूरा श्रोणी क्षेत्र भी टूट गया। जू किंग को अचानक कोमा से बाहर निकाल दिया गया। उसने अपने निचले शरीर को दोनों हाथों से ढक लिया और दर्द इतना तीव्र था कि उसकी चीखें टैन टैंग की चीखों से भी ज्यादा दयनीय थीं। आह! बच्चे, मैं तुम्हें जिंदा ही छील दूंगा। मोरू के लंबे बाल गुस्से से लहरा उठे और उसका रूप पागलपन की कगार पर लग रहा था। और आप? अर्जुन ने डोंग लिन की ओर देखा। डोंग लिन ने व्यक्तिगत रूप से देखा कि अर्जुन ने टैन टैंग और जू किंग के साथ कैसा व्यवहार किया। जब उसकी नजर अर्जुन से मिली, तो वह तुरंत डर गया। उसने कटुता से विनती की, मैं गलत था। मैं वाकई गलत था। अर्जुन, कृपया मुझे छोड़ दो। बकवास, अर्जुन दहाड़ा, क्या तुम्हें लोगों को खाना पसंद नहीं है? क्या तुम्हें दूसरों की जीवन शक्ति को एक ही निवाले में निगलना पसंद नहीं है? जब दूसरे लोग तुमसे भीख मांगते हैं, तो तुम्हारा कमीना बाप कैसे नरम दिल हो सकता है? और तुमने कब खुशी से खाना नहीं खाया? मैं तुम्हें खाने दूंगा। अर्जुन के बाएं हाथ ने सीधे डोंग लिन के मुंह पर मुक्का मारा। इस मुक्के ने डोंग लिन के दांतों को टुकड़े टुकड़े कर दिया। अर्जुन ने डोंग लिन की जीभ पकड़ ली और अपने बाएं हाथ से उसकी पूरी जीभ बाहर खींच ली। बेटा, डोंग वुशांग निराशा में जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और चिल्लाने लगा। उसने अपने दोनों हाथों से अपने बालों को जोर से पकड़ लिया, अपने बेटे के लिए दिल का दर्द और दया महसूस करते हुए। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। हाँ 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 हाँ, अर्जुन जोर से हंसा, अच्छा, सचमुच अच्छा। तुम तीनों बूढ़े कमीने, तुम भी जानते हो कि तुम कितने दुखी हो। आज मैं तुम्हें इसका स्वाद चखने दूंगा।
मैं खुद अपने शरीर को मौके पर ही काटे जाने का अनुभव करूंगा। अर्जुन, तुम हिम्मत करो, डोंग वूशांग, टैन बू हुई और मोरू उन्मादी ढंग से चिल्लाए। मैं क्या करने की हिम्मत नहीं कर सकता। अर्जुन ने अपनी कृपाण उठाई और डोंग लिन, टैन तांग और जू किंग के सिर आसमान में उड़ गए। एक ही वार से अर्जुन ने ड्रीम बटरफ्लाई की रक्षा करने का अवसर लिया। बिजली के एक बोल्ट के साथ उसका शरीर काली बिजली में बदल गया और अचानक गायब हो गया। आह! अर्जुन, मुझे तुमसे एक दिन और 2 जगहों की दुश्मनी है। 3 नदियां और 4 समुद्र एक दूसरे से नफरत करते हैं। अगर मैं तुम्हें नहीं मारूंगा तो मैं कसम खाता हूं कि मैं इंसान नहीं रहूंगा। पीछे से डोंग वूशांग और अन्य लोग दर्द से चिल्लाने लगे। इस हताश और शोकाकुल चीख के बीच अर्जुन पहले ही 100 मील दूर प्रकट हो चुका था। अर्जुन ने लाइटनिंग एस्केप का इस्तेमाल किया और उसकी चेतना को शून्य पत्थर ने बुरी तरह से निगल लिया। अपनी पिछली तीव्र भावनाओं के अलावा जब वह बाहर निकला तो उसे चक्कर आ रहा था और आकाश और पृथ्वी घूम रहे थे। जल्दी से आराम करो, मेंगडाई ने अर्जुन को सहारा दिया और आराम करने के लिए बैठ गई। नहीं, यहां सुरक्षित नहीं है। अर्जुन ने उठने की कोशिश की और कहा, वे तीनों बूढ़े जानवर स्वर्ग मूल क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। 100 मील की दूरी उनके लिए कुछ भी नहीं है। हमें तुरंत निकलना होगा। अर्जुन ने ड्रीम तितली को उठाया और आसमान में छलांग लगा दी। उसने अपने युआन क्यूई पंख फैलाए और उसे इतना चक्कर आ रहा था कि वह उड़ जाना चाहता था। हालांकि जब उसने अपने पंख फड़फड़ाए तो अचानक रात के आकाश से एक बड़ा दबाव आया जिसने अर्जुन को जमीन पर गिरा दिया। क्या हो रहा है? अर्जुन ने अपना सिर जोर से हिलाया, खुद को जगाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसकी चेतना भ्रमित थी और वह वर्तमान स्थिति को समझने में असमर्थ था। मेंगडाई ने आश्चर्य से अपना मुंह खोला और कहा, नो फ्लाई जोन। हाँ, अच्छा भाई, यह बढ़िया है। यह शैतानी समुद्र वास्तव में उड़ान निषिद्ध क्षेत्र है। तथाकथित नो-फ्लाई जोन एक अत्यंत शक्तिशाली मार्शल कलाकार द्वारा निर्दिष्ट क्षेत्र में स्थापित किया गया एक दुर्जेय दबाव क्षेत्र था। नो-फ्लाई जोन में मनुष्य और मार्शल कलाकार कूद सकते थे, लेकिन वे उड़ नहीं सकते थे। एक बार जब उन्हें उड़ने के लिए दोषी ठहराया जाता था, तो एक शक्तिशाली दबाव होता था जो उड़ान भरने वाले दल को बलपूर्वक जमीन पर गिरा देता था। सामान्यतः नो-फ्लाई जोन कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण स्थानों पर स्थापित किया गया था, जैसे कि हाओजिंग, हाओतियन साम्राज्य की राजधानी। अर्जुन ने राहत की सांस ली और कहा, तो यह शैतान सागर एक नो-फ्लाई जोन है। यह बहुत अच्छा है। कम से कम डोंग वूशांग और अन्य लोग कम समय में भाग नहीं सकते। डोंग वूशांग और अन्य लोगों को ठीक से पता नहीं था कि अर्जुन कहाँ भाग गया था या वह कितनी दूर था। अर्जुन की खोज करने के लिए उन्हें हवा में उड़ना और खोजना पड़ा। हालांकि अगर वे उड़ने में असमर्थ हों तो उन्हें ढूंढना और भी कठिन होगा। अर्जुन ने अपने आसपास देखा और पाया कि दानव सागर में पहला स्पेसटाइम क्षेत्र बहुत अजीब था। यहाँ की जमीन शीशे की तरह चिकनी थी। दूसरे शब्दों में कहें तो यह शीशे से अलग नहीं दिखती थी। यह वास्तव में किसी व्यक्ति की परछाई को प्रतिबिंबित कर सकती थी। बर्फ, मेंगडाई भी उत्सुक थी। उसने अपने हाथ से जमीन पर दस्तक दी और खनकने जैसी आवाज निकाली। उसने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, यह बर्फ नहीं है। तो फिर यह क्या है? यहां ऐसी अजीब जमीन क्यों है? और देखो। स्वप्न तितली ने दूर की ओर इशारा करते हुए कहा, जमीन पर अजीब चीजों के अलावा कुछ अजीब पौधे भी हैं। जब अर्जुन ने यह सुना तो उसने जमीन पर एक अजीब मशरूम खड़ा देखा। प्रत्येक मशरूम की ऊंचाई लगभग 10 मीटर थी और मुकुट वास्तव में 10 मीटर व्यास का था। पहली नजर में यह एक खुले तेल के कागज की छतरी के आकार जैसा लग रहा था। उन दोनों के सबसे नजदीक स्थित मशरूम 100 मीटर से भी कम दूरी पर था। चलो, चलकर देखते हैं,
उन दोनों ने एक दूसरे को मशरूम लेने में मदद की। अर्जुन ने मशरूम के तने को अपने हाथ से छुआ और पाया कि उसकी हथेली दर्पण की तरह चिकनी थी। क्या हो रहा है? अर्जुन को बहुत आश्चर्य हुआ। इस दानव सागर का पहला स्पेसटाइम जोन वास्तव में अकल्पनीय था। इस समय आकाश उजला था। सूर्य की रोशनी ने अंधकार को चीर दिया और उस पर झपट पड़ी। संयोग से वे दोनों मशरूम की छाया में खड़े थे, उन पर सूर्य की रोशनी नहीं पड़ रही थी। लेकिन इस समय अर्जुन का दिल कांप उठा और वह चिल्लाया, इस धूप में कुछ गड़बड़ है। बाहर मत जाओ।